Let's start. So, good morning, everyone. Hello. Good Good morning, morning. sir. Good morning, sir. Okay. Good morning. So today is only gate class, and final year student have few they are scheduled for, I think, campus recruitment or something else. So it's a planned schedule for 2 hours. So today's topic, as posted earlier, is transient analysis. तो ट्रांजिएंट एनालिसिस आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि आप लोगों को छोटे सर ने पढ़ाया है। तो सिंस फाइनल ईयर में आने के बाद अभी जो 1 डेढ़ साल का गैप है बेटा, तो हम लोग केवल एक रिकैप लेंगे बेसिक का। और आपको बता देता हूँ, गेट में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 85 मार्क्स का, 15 एप्टीट्यूड और वगैरह का, तो यहाँ पे एक नेटवर्क्स एंड फील्ड, नेटवर्क्स और ईएमएफ मिलके एक ही चैप्टर है, नेटवर्क्स एंड फील्ड, एंड दैट कैरीज अ वेटेज ऑफ 8 to 12 marks. I think you people will aware of this because earlier so many classes has been happened on the different topics and different subjects. सो 8 to 12 मार्क्स का केवल 12 मार्क्स का रहता है ये नेटवर्क्स एंड फील्ड, जिसमें से 8 to 10 मार्क्स अकेले नेटवर्क रहता है, ओनली 2 to 4 मार्क्स वैलिड फॉर द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वहां से फिर आपके यहाँ पे 3 4 ही चैप्टर जो है वो मेजर चैप्टर्स हैं इन द नेटवर्क। तो उसमें सबसे मेजर चैप्टर जो हो गया वो है ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो नेटवर्क बेसिक्स वो तो हर जगह लगने वाला है। दूसरा थियरम्स हो गया, ट्रांजिएंट एनालिसिस हो गया, साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, टू पोर्ट नेटवर्क। तो ये जो होगा ये इसमें से मेजर पोर्शन आता है। तो ये आपके 2 ही 3 मेजर चैप्टर हैं, एक ट्रांजिएंट एनालिसिस जो काफी बड़ा है, दूसरा है साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो इससे सबसे ज्यादा प्रॉबल क्वेश्चन आते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, हर साल उनका बदलता रहता है। दे कैन आस्क, दे हैव गिवन अ ब्रॉड सिलेबस टू अस, एंड दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। And you all know कि eligibility is only 25 to 26 marks, that is 25% of the overall syllabus. Even though in the our university we are having 40% of marks as a passing, but over here suppose it's 25 or 26% marks as a passing, but most of we people, yeah, most of the student are not able to pass this examination just because they are not focusing. It's not just because it's very difficult and IIT is conducting the examination. Your teachers always told you focused on the fundamentals, focus on the fundamentals. So fundamental related questions are mostly asked, that sense can be applied everywhere. So we'll start with the transient analysis. So starting with the revision of that portion. तो यहाँ पे ट्रांजिएंट एनालिसिस बेटा दो चीजें हैं, एक इनिशियल कंडीशन और एक जो फाइनल कंडीशन या स्टेडी स्टेट बिहेवियर। ये दोनों बिहेवियर को अपने को समझना है। दूसरी बात है ये टाइम डोमेन एनालिसिस है। मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बेटा ये टाइम डोमेन एनालिसिस है। अर्लियर आप जैसे भी कंट्रोल सिस्टम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंट्रोल सिस्टम क्या है? फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। CS1 हो गया, CS2 पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। करेक्ट है ना? तो ये नेटवर्क का जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है ये टाइम डोमेन एनालिसिस है। टाइम डोमेन एनालिसिस में हर जगह आपको एक माइनर चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज क्या है बेटा? तो वो चेंज ऐसा है कि हर जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? वोल्टेज एंड करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये दोनों जो चीजें हैं वे विथ रिस्पेक्ट टू टी आएंगी। तो आपको अभी अभी एक छोटी सी आदत, और आप सब लोग जो यहाँ बैठे हो तो यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन नहीं खेलने वाले, यहाँ हम लोग अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो लोग भी पेन पेपर लेकर के नहीं बैठे हैं वो एक नोटबुक और पेपर लेके बैठेंगे, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड वी हैव टू राइट फ्यू टॉपिक्स ऑल्सो। तो हमको एक बेसिक पहले आदत करनी है पूरे चैप्टर में हर जगह वोल्टेज और करंट। तो वो लिखना है V of t एंड I of t। V inside small bracket small t and I, that is a current inside a bracket small t। करेक्ट? तो ये V of t I of t आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह हम जो है ये t के साथ चलेंगे। अब ये जो टाइम है, ये टाइम का आप माइक्रो एनालिसिस बोलो या मेजर एनालिसिस बोलो, ये एनालिसिस हमको करना है। तो टाइम की एनालिसिस, टाइम को अभी दो चीजों में बांटा गया है। एक तो पहले इन एवरीथिंग यू हैव टू स्टार्ट एनी वर्क। तो आप जिस टाइम पे कोई काम स्टार्ट करते हो वो जीरो सिचुएशन है, तो दैट विल बी मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम एट t इक्वल्स टू 0। स्विच इज ओपन, स्विच इज क्लोज्ड और स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। तो ये बेटा आपका क्या है, ये हमेशा मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इन 99% क्वेश्चन दिस इज मेंशन। इन फ्यू क्वेश्चन दे नेवर आस्क अबाउट, या इन फ्यू क्वेश्चन स्विच वाज नॉट देयर। अगर स्विच है ही नहीं तो उसको ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में बात कैसे करेंगे?
तो ये एक हो गया टाइम टी का जीरो इंस्टेंट। तो एक जीरो के पहले और एक जीरो के बाद, ये दो कंडीशन हमको देखनी है। तो जीरो के पहले कहाँ से वो जीरो आ सकता है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से, और जीरो के आगे कहाँ तक जा सकता है, तो प्लस इन्फिनिटी तक। करेक्ट? हेलो, आप लोग बीच में यस बेटा सर। यस नो थोड़ा सा करते रहेंगे, और कुछ भी क्वेरी रही तो आप बिल्कुल पूछेंगे, नहीं पूछेंगे बेटा आपको समझ नहीं आएगा। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि हम एक या दो क्लास में वी आर रेडी टू सॉल्व 4 मार्क्स और 5 मार्क्स फ्रॉम दिस वन सिंगल यूनिट। तो 4-5 मार्क्स एक ही टॉपिक से मिल जाते हैं, इससे आसान कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिलेगा ढूंढने से। यानी कम पढ़ना है, ज्यादा स्कोर करना है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैच करनी चाहिए, यानी कि अपना लेवल अगर है या नहीं तो अपन लेकर आ जाएंगे। अपन क्या होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम और प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस बढ़ाएंगे बेटा, तो प्रैक्टिस बढ़ाने से जो है आपको भी ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। करेक्ट है? हाँ, तो अभी ये बोला कि जीरो के हमने एक पहले देखा, और सर जीरो, हाँ जीरो के आगे इन्फिनिटी तक देखा। हाँ निकिता क्या बोल रहे आवाज बहुत कम आ रही है सर। हो? कम आ रही है आवाज? अभी ठीक आ रही है? अभी करेक्ट है निकिता? बहुत स्लो है सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से ही हर बच्चों को इशू होता है कि यस मैं सर। तो कॉलेज के लैन से कनेक्टेड हूँ, तो यहाँ से लैगिंग नहीं होता है। इवन दो कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब अपन मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल का नेटवर्क हर जगह से, कॉलेज प्रीमाइसेस या आपके घर के एरिया में भी हर जगह अलग अलग आता होगा। लेकिन ये जो कि लैंड लैन नेटवर्क है, यानी वायर केबल है, तो इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर ऑपरेटिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ से नेटवर्क बराबर है, आप थोड़ा सा अपना स्पेस शिफ्ट करके एक बार देख लो कि फिर दूसरे प्लेस पे जाने से कुछ हो रहा है क्या। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हमने 3 टाइम देखा बेटा, पहला माइनस इन्फिनिटी, फिर जीरो, और फिर प्लस इन्फिनिटी। अब जीरो जो है इसका भी बेटा 3 क्लासिफिकेशन है। अब जीरो को देखने का पहले आप जीरो पे खड़े हो, यानी ओरिजिन पे खड़े हो, तो इसको भी 3 तरीके से देख सकते हैं, जीरो माइनस जीरो और जीरो प्लस। तो जीरो माइनस से लेकर के इन्फिनिटी माइनस तक एक पूरा लाइन हो गई, एक लाइन हो गई। जीरो तो बीच में खड़े हैं, जीरो प्लस से लेकर इन्फिनिटी प्लस तक की एक लाइन हो गई। तो सर जीरो माइनस जीरो, जीरो प्लस है, तो जीरो के साथ ही दिख रहा है, करेक्ट है। तो इसको देखना कैसे है, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? तो इसको देखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है बेटा कि आप जीरो से जब माइनस एक्सिस की तरफ, निगेटिव एक्सिस की तरफ देखते हो, तो वो जीरो माइनस हो गया। आप जीरो प्लस की तरफ जब देखते हो, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ देखते हो, तो जीरो प्लस हो गया। मतलब आप अभी जीरो पे हो, टाइम शिफ्ट नहीं हुआ है, आप वहीं पे खड़े हो, लेकिन आपका ओरिएंटेशन या पोजीशन चेंज हो रहा है ना बेटा। यस और नो? पोजीशन चेंज हो रहा है इन द सेंस कि आपका, आप पहले न्यूट्रल खड़े हो, यानी आप वाई एक्सिस की तरफ मुंह करके खड़े हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप एक्स की तरफ देख ही नहीं रहे हो, मतलब समझ लो कि आप जीरो हो, क्योंकि करेक्ट है। आप जब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ देख रहे हो तो वो हो गया जीरो माइनस, और जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ देख रहे हो तो जीरो प्लस। इसका थोड़ा और मीनिंग ये होता, और अपन दूसरे तरीके से अगर समझे, तो अपन खड़े हैं वहीं पे, लेकिन ये देखने के लिए मैं एग्जांपल देने की बात बता रहा हूँ। एक्चुअल मीनिंग क्या होता, जस्ट बिफोर अ फ्रैक्शनल मोमेंट बिफोर हैपनिंग एनी, कोई भी जो इंस्टेंट पे स्विचिंग हो रही है, स्विचिंग इंस्टेंट हुआ है टी बराबर जीरो पे, तो जीरो के पहले क्या कंडीशन आएगी, जीरो माइनस, यानी जस्ट बिफोर स्विचिंग व्हाट वाज इट्स पोजीशन। तो ये पोजीशन को अपन डिफाइन करने के लिए एक वर्डिंग दिया है, जीरो माइनस। जस्ट आफ्टर स्विचिंग क्या हुआ है, तो इसको अपन डिफाइन करने के लिए वर्डिंग दिया हुआ है जीरो प्लस। आर यू गेटिंग दिस? कि जो निगेटिव और पॉजिटिव एक्सिस की तरफ देखना, वो तो समझाने के लिए बोल रहा था। एक्चुअल मीनिंग क्या है कि एट द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग या एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क, उसके जस्ट बाद, इमीडिएटली आफ्टर, मतलब वो फ्रैक्शनल मोमेंट हो गया। वो फ्रैक्शनल मोमेंट में क्या हो रहा है, और उसके जस्ट फ्रैक्शनल मोमेंट पहले क्या हुआ था। तो पहले कुछ क्या हुआ था, इसके लिए वहां पे वर्डिंग क्या है बेटा, जीरो माइनस, और बाद में क्या हो रहा है, इसके लिए वर्डिंग है जीरो प्लस। We people are clear right now about zero? साक्षी, साक्षी ओले, दीपाली, दीपाली धुर्वे, हेलो, असित गजबीये, असित, हाँ, आर यू गेटिंग माय वॉइस बेटा? यस तो सर। आपको ये जीरो का कॉन्सेप्ट समझ गया कि जीरो माइनस जीरो, जीरो प्लस? यस सर।
ओके ओके बेटा, क्योंकि ये नहीं समझेगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर अपने को नहीं समझेगा ना, तो फिर हम आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो दिक्कत आए, तो दिक्कत ना आए, तो उसके पहले अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, तो विल बी मोर कॉन्फिडेंट वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। क्योंकि जो देखो, थियरी कभी नहीं बदलती है, बदलता तो न्यूमेरिकल है। आप देखोगे कि हर जगह नए प्रॉब्लम आएंगे, हर बार गेट में नए प्रॉब्लम आएंगे, तो नए प्रॉब्लम को अपने को सीखने के लिए नया कॉन्सेप्ट थोड़ी लगाना है, कॉन्सेप्ट वही है। So that's why I am focusing more on the problem theory rather than problems. We have not started any problem. तो ये बेटा हमारा सबसे पहले इनिशियल हो गया, हमने टाइम को समझा है। टाइम को हमने फ्रेगमेंट 3 पार्ट में बांट लिया है, पहले क्या है, बाद में क्या है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे, बात करेंगे इनिशियल कंडीशन के बारे में। तो आई एम जस्ट रीडिंग टू थ्री लाइंस बिफोर दैट, कि whenever a network containing energy storage element such as inductor or capacitor is switched from one condition to another, either by change in applied source or change in network element, the response current and voltage changes from one state to another state. The time taken to change from an initial steady state to final steady state is known as transient period, and this response is known as transient response. इसको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं बेटा। मैं अभी आपके से बात कर रहा था रिगार्डिंग इनिशियल कंडीशन, तो यहाँ जो टाइम है वो टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। माइनस टी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो माइनस, then now at t, just after the switching t equals to 0 plus, and then after switching t greater than 0, करेक्ट। तो ये 3 टाइम में ही हमको प्ले करना है। बेटा आपको ये स्क्रीन दिख रहा है क्या, नोट्स वाली स्क्रीन? यस सर। ओके ओके ओके, करेक्ट है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। तो ये 3 हमने बात कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा पहले जाएंगे, और पहले जाकर के बेटा एक चीज ये वापस से लिखेंगे अभी फटाफट कॉपी में लिखेंगे, कि इसको ही हर जगह हमको यूज करना है। मैं जानता हूँ आप सब लोगों को ये आता होगा, बट अपन ने अप्लाई करने के लिए कुछ थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो फिर फटाफट हम केवल एक पेज इसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि हर नेटवर्क इक्वेशन में इसका यूज है। तो स्टार्ट राइटिंग नेटवर्क इक्वेशंस। क्योंकि थियरी हो चुकी है, थियरी कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है बेटा। थियरी आपके पास नोट्स वगैरह तो बहुत पड़े हुए हैं। तो जस्ट फॉर रिकॉलिंग द थिंग्स एंड अगेन राइटिंग द इक्वेशन, राइट डाउन द नेटवर्क इक्वेशंस। तो डायरेक्टली इन आप इन डेप्थ के बजाय इन शॉर्ट भी लिख सकते हो। पहला क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एक पिक्चर बनाया, उसके क्रॉस वोल्टेज वी ऑफ टी है, यहाँ करंट मार्क कर सकते हैं आई ऑफ टी। तो सिंपली ओम्स लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, वी ऑफ टी इक्वल्स टू आर डॉट आई ऑफ टी। करेक्ट है। मैंने स्टार्ट में ही बोला है पहले से, कि जो बच्चे भी लेट ज्वाइन किए उनको फिर से बोलता हूँ, ट्रांजिएंट एनालिसिस इज अ टाइम डोमेन एनालिसिस। तो अगर ये टाइम डोमेन एनालिसिस है बेटा, तो यहाँ हर जगह पे, एक आधा जगह पे आपको मैं खुद ही दिखेगा कि ये नोट्स में भी या कहीं और प्लेसेस पे वो टी नहीं दिखेगा, तो हम टी खुद से डालेंगे, मैं वहां बताऊंगा आपको, आई विल मेक करेक्शन ओवर देयर। फर्स्ट हो गया वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वी ऑफ टी इक्वल्स टू आर डॉट आई ऑफ टी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आई ऑफ टी इक्वल्स टू वी ऑफ टी बाई आर। तो इसमें मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस अपन दो दो लाइन लिखेंगे, दैट इज वन इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, अनदर इक्वेशन ऑफ करंट। सो लेट्स प्रोसीड टू द इंडक्टर। तो यहाँ दो फिगर बना हुआ है इंडक्टर के क्रॉस, एक इंडक्टर प्योर और एक दूसरा है इंडक्टर पैरेलल में। एक करंट सोर्स लिया गया है, जो करंट सोर्स के ब्रैकेट में लिखा गया आई ऑफ जीरो माइनस। तो आई ऑफ जीरो माइनस का यह मतलब होता है कि पहले से प्रीवियस कंडीशन से कुछ अगर उसके पास कुछ करंट है, तो वो करंट को एक डिनोट किया गया है यहाँ पे। और अगर पहले से ऐसा कुछ करंट एग्जिस्ट करता है, तो ये करंट को हमने सर्किट में भी एड ऑन करना है। तो बेटा ट्रांजिएंट एनालिसिस के भी ना 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट क्या हो गया, पहला एक हो गया कि इनिशियल फाइनल कंडीशन, जहां आपको कुछ वैल्यूज निकालना है। फाइंड आई ऑफ टी, वी ऑफ टी, डी आई बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ करंट, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ करंट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज। ऐसा बहुत कुछ है बेटा यहाँ पे जो हमको निकाल। तो सबकी वैल्यूज निकालनी है, टी इक्वल्स टू जीरो प्लस पे, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, टी इक्वल्स टू जीरो माइनस पे, अलग अलग टाइम पे वैल्यूज निकालनी है। इसका दूसरा पार्ट होता है सॉल्यूशन निकालना, कि सेम क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, सेम बात वहां बोला रहेगा, केवल दे विल आस्क कि फाइंड द सॉल्यूशन फॉर आई ऑफ टी, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर वी ऑफ टी।
तो जो सॉल्यूशन आपको निकालना है वो सॉल्यूशन आपको फिर लैपलास इक्वेशन यूज करके लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज करके निकालना है. दैट इज द सेकंड पार्ट. वी विल डिस्कस आल्सो ऑन दैट बिकॉज आई हैव शेयर्ड अ सीट ऑफ द क्वेश्चन ऑन द योर गेट क्लासरूम गेट ईईडी. तो नोट्स के अलावा एक गेट क्वेश्चन की भी सीट है. तो विल प्रैक्टिस दोज प्रॉब्लम्स टुडे. दोज बिलोंग्स टू इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन. इंडक्टर के बारे में लिख लिया बेटा. एक छोटा सा यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जहाँ छूट गया है कहीं वो हम छोटा करेक्शन करेंगे. v ऑफ टी इक्वल्स टू एल डॉट डी आई बाई डी टी. तो डी आई बाई जो डी टी लिखा हुआ है वो डी आई के ब्रैकेट में भी आप स्मॉल टी लिख सकते हो क्योंकि वो जो करंट है वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है. करेक्ट है. डी आई ऑफ टी बाई डी टी. सेकेंड तभी तो आया है ये नीचे वाला इक्वेशन. नीचे वाला इक्वेशन कुछ अलग नहीं है बेटा. इसी इक्वेशन को हमने डी टी को सेट कर दिया तो वी ऑफ टी डॉट टी डी टी और एल आ गया तो 1/L वी ऑफ टी डी टी. यहाँ बचा क्या डी आई ऑफ टी. तो डी आई ऑफ टी में इंटीग्रेशन लगा दिए तो डी गायब हो गया बचा क्या आई ऑफ टी. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विल गेट दिस इक्वेशन. So we are getting I of t equals to 1/L 0 to t v of t dt प्लस ये एक एड ऑन किया गया है. ये लिख लीजिए केवल. हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे. जरूरत नहीं पड़ेगी तो यूज करने की जरूरत नहीं है. तो प्लस I of 0 माइनस वहां नीचे कमेंट लिखा हुआ है वेयर I of 0 माइनस इज द इनिशियल करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर. इनिशियल करंट से मतलब क्या है स्विचिंग के पहले कुछ उसमें करंट था क्या. अगर था तो आप ऐड करो. इंडक्टर तक हो गया बेटा. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड वेरी गुड. नाउ कैपेसिटर. कैपेसिटर फिर से कैपेसिटर के पास दो डायग्राम बने हुए. एक नॉर्मल सी उसके क्रॉस का वोल्टेज दूसरा कैपेसिटर और उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है प्लस माइनस v ऑफ 0 माइनस. ये इसके साथ सीरीज में ऐड किया गया है. तो ये फिर से वैसा ही वोल्टेज है क्योंकि इन जनरल बेटा आप इंडक्टर में क्या ढूंढते हो. इंडक्टर में आप करंट ढूंढते हो और कैपेसिटर में हमेशा वोल्टेज क्योंकि ये चार्ज स्टोर करता है. तो कैपेसिटर के क्रॉस हम लोग हमेशा वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं. तो ये वोल्टेज हमेशा इसके सीरीज में रहेगा. तो वो इनिशियल वोल्टेज है जस्ट बिफोर स्विचिंग. अगर स्विचिंग के पहले कुछ अगर वहां पे है तो आपने उसको ऐड करना है. तो सिंपल क्या है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट अक्रॉस कैपेसिटर आई ऑफ टी इक्वल्स टू सी डॉट डीवी बाई डी टी. तो वही लिखा हुआ है डी वी ऑफ टी टी और भी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है इसलिए वहां पे वी ऑफ टी लिखा हुआ है सी डॉट डी वी ऑफ टी बाई डी टी. एंड साइमल्टेनियसली फिर से वहां से v of t हमको निकालना है. यानी व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. सो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर v of t इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन 0 to t I of t dt. ये इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन से ही आया है. प्लस v of 0 माइनस जीरो के ऊपर जहां डिग्री का साइन देते हो वहां पे 0 माइनस 0 प्लस ऐसा आपको साइन लिखना है. वेयर v of 0 माइनस है यहाँ. वेयर v of 0 माइनस इज द इनिशियल वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर. Can we proceed? Yes, sir. So let's move to the next. तो इनिशियल कंडीशन के बारे में हमने बात किया है कि तीन टाइम डोमेन में अपने को प्ले करना है. ठीक है. इसके बारे में इंडक्टर और रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है. मैं एक और आपको यहाँ पे बता देता हूँ. यहाँ बेसिक भी लिखा हुआ है कि जनरली इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है. इट डज नॉट अलाउ अब्रप्ट चेंज इन द करंट थ्रू इट. यानी इंडक्टर हमेशा करंट के अब्रप्ट चेंज को अपोज करता है. कैपेसिटर क्या करता है वोल्टेज के अब्रप्ट चेंज को अपोज करता है. दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग डीवी बाई डी टी. डी आई बाई डी टी करंट को अपोज करता है तो यू आर राइटिंग डी आई बाई डी टी इन केस ऑफ इंडक्टर. तो डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है. नोट्स आपके पास ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है. अब हम सेकंड जो अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे बेटा वो दो चार्ट करेंगे क्योंकि यही चार्ट के सहारे जो है हमारी पूरी दुनिया जो है आगे चलने वाली है. इसके सारे क्वेश्चन इसी दो चार्ट के अलावा से बनने वाले हैं. तो पहले आप हेडिंग दो इनिशियल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट. इनिशियल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट. यहाँ दो कॉलम बनाएंगे. पहले कॉलम में लिखा गया एलिमेंट विथ इनिशियल कंडीशन. दूसरे कॉलम में लिखा गया इक्विवेलेंट सर्किट एट t इक्वल्स टू 0 प्लस. अब देखो बेटा 0 प्लस को इनिशियल कंडीशन क्यों बोला गया. 0 माइनस को नहीं बोला गया.
तो ये थोड़ा सुन लो, 1 मिनट सुन लो फिर लिखना शुरू करना। तो बेटा जीरो प्लस को इसलिए गया कि जीरो के पहले, जीरो माइनस से लेके इन्फिनिटी माइनस तक उसकी पोजीशन कब तक थी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मॉर्निंग 10:30 को कॉलेज में आया, देन आई स्विच्ड ऑन द लाइट। तो लाइट रात में, रात तक पूरी रात बंद थी, कल दोपहर से कल शाम से लाइट बंद थी। हो सकता है किसी और ने लैब में, या सपोज ऑफिस है, ऑफिस में साइन इन किया, वहां पहुंचा हो, उसने लाइट ऑन किया होगा, लेकिन मैं जब आया तो उसके बहुत पहले से लाइट बंद थी। यानी कोई भी सिचुएशन एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर परसिस्ट करती है तो इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। बंद है तो भी स्टेडी स्टेट है, बहुत देर से चल रहा है तो भी स्टेडी स्टेट है। लेकिन बंद फैन को स्विच ऑन किया तो इट स्टार्ट मूविंग। तो स्विच ऑन करने के बाद का जो जस्ट इंस्टेंट है, जो उसकी परिस्थिति में चेंज ला रहा, उसके स्टेडी स्टेट बिहेवियर में चेंज ला रहा, वो क्या हो गया बेटा, इनिशियल कंडीशन। तो बंद था, आपने चालू किया, ये इनिशियल कंडीशन हो गया। करेक्ट है। और इसके बाद अब वो चालू होगा तो कंटिन्यू चालू ही रहेगा। एम आई राइट? तो जब चालू है तो बहुत देर तक चालू है, फिर से स्टेडी स्टेट आ गया। और पहले बंद था तो भी स्टेडी स्टेट में था। स्टेडी स्टेट कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन है कोई भी सिचुएशन जो बहुत लॉन्गर समय से एक ही डायरेक्शन में एक ही काम कर रहा, वो स्टेडी स्टेट बोलेंगे। उसके वर्क में चेंज नहीं आ रहा, चल रहा तो चल ही रहा, बंद है तो बंद ही है। तो चेंज जब आ रहा, दूसरा कैसा चेंज हो सकता है कि फैन चल रहा है, स्विच ऑफ कर दिया, तो अब मूविंग करता फैन 400 आरपीएम से या 380 आरपीएम से घूमता हुआ सीलिंग फैन, अब नाउ इसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज डाउन हो रही है। धीरे धीरे करके हाफ मिनट या 1 मिनट के बाद ये जीरो पे आ जाएगा। तो ये जो ड्यूरेशन है, जब तक कि चेंज होता हो रहा है, इसकी स्पीड स्लो डाउन कंटिन्यूअसली हो रही, स्लो डाउन होकर जीरो तक हो गया, ये इनिशियल कंडीशन हो गया। और बाद में स्टेडी स्टेट अभी आया नहीं है, क्योंकि उसकी जो स्पीड है एवरी मोमेंट पे चेंज हो रही है। स्टेडी स्टेट कब आएगा? जब फैन का ब्लेड घूमना बंद कर जाएगा, वो रुक जाएगा, तो वापस से स्टेडी स्टेट आ गया। Are you very clear about the steady state and initial condition? Yes, sir. Okay, good, Yes, good, very sir. good. तो बेटा यही समझना है, Yes, ये sir. आपको समझ आ गया ना एकदम फटाफट। ये चैप्टर की एक और खासियत क्या है कि ये चैप्टर में हमको सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, हमको इवन कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती। केवल बस सर्किट देखना है और आंसर लिखना है, सर्किट देखना है, आंसर लिखना है, बस इतना ही काम है बेटा। तो सर्किट देखने आना चाहिए, तो आपको आंसर जो है फटाफट एकदम 2-2 मिनट में आंसर आपको मिलते जाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ द टेबल। तो जीरो प्लस को क्यों इनिशियल कंडीशन बोला? क्योंकि जीरो प्लस हम वो टाइम ले रहे हैं क्योंकि टी बराबर जीरो पे कुछ तो भी होता है, तो उसके बाद का जो मोमेंट है वो इनिशियल रहेगा। अब इनिशियल कैसा रहेगा ये अपने को नहीं पता, हो तो सर्किट में स्टेटेड होगा व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर देयर। डन। आर तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है बेटा, इंडक्टर ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा करेगा। फिर नीचे इंडक्टर कैपेसिटर लिखा हुआ है विद इनिशियल करंट आई नॉट एंड इनिशियल वोल्टेज वी नॉट। तो अगर है जो उसकी कंडीशन बदल नहीं रही है, देखो इंडक्टर ओपन सर्किट है तो इंडक्टर ओपन सर्किट ही है, केवल उसके साथ करंट जुड़ गया। जैसा वोल्टेज है कैपेसिटर के साथ, तो उसके साथ वोल्टेज जुड़ गया। कैपेसिटर का नेचर क्या है? शॉर्ट सर्किटेड। तो कैपेसिटर यहाँ डबल डॉट एक दे देना, जहाँ वी नॉट लिखा है ना अगले वाले सर्किट में, तो वी नॉट प्लस माइनस उसके आगे एक डबल डॉट दे देना और वहां पे मार्क कर देना एसी, शॉर्ट सर्किट, ताकि पता चले। क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट है, किसको शॉर्ट सर्किट किया है? कैपेसिटर को। हो गया ये चार्ट बेटा? हेलो। Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चार्ट की तरफ। फाइनल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स हो गया बेटा, सबका हो गया ना? ओके, फाइनल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए इसके ब्रैकेट में लिखो बेटा स्टेडी स्टेट। जो फाइनल बिहेवियर है, यानी कुछ भी फाइनल उसका हो सिचुएशन हो सकता है, बंद भी हो सकता है, चालू हो सकता है। तो ये हमेशा एक लॉन्गर ड्यूरेशन के बाद मेजर करते हैं। ये
ये हो गया आपका स्टेडी स्टेट। लिखा, ब्रैकेट में लिखा है स्टेडी स्टेट। चलिए अब इसका चार्ट फिर से बनाएंगे। एलिमेंट विद द इनिशियल कंडीशन इक्वल, यहाँ पे लिखना ना इक्विवेलेंट सर्किट एट, अब टी इक्वल्स टू जो है ना, आप ये बेटा इन्फिनिटी जो बोल रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी के अंदर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये दोनों भी इसके अंदर ही समाहित है, यानी बोथ आर इंक्लूडेड। मतलब कोई भी लॉन्गर ड्यूरेशन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप ब्रैकेट में यहाँ पे मार्क कर लेंगे सेपरेट सेपरेट, क्योंकि बाद में नहीं पूछना है सर माइनस इन्फिनिटी या प्लस, ये दोनों के लिए है। सिंपल एक वर्ड आपको दिया है स्टेडी स्टेट के बारे में, कोई भी सिचुएशन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर बनी हुई है दैट इज सो कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट और फाइनल बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ इनिशियल फाइनल में बेटा बहुत दिक्कत होती, बच्चे कंफ्यूज कर जाते कि सर इसमें याद नहीं रहता है। तो मेरा सिंपल सजेशन है कोई एक याद कर लो बेटा, दूसरा वाला ना अपोजिट करना है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक फिक्स एलिमेंट होता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें कोई चेंज आएगा नहीं। बचा इंडक्टर और फिर कैपेसिटर। तो इंडक्टर वहां क्या था ओपन, यहाँ शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, पहले देख लो सॉरी यहाँ ओपन है वहां पे शॉर्ट था, फिर इनिशियल करंट और इनिशियल वोल्टेज के साथ है। तो जैसे ही ये वोल्टेज या करंट आते हैं वो करंट और वोल्टेज वहां जुड़ जाएंगे विद द कंडीशन ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, वेदर इट इज ओपन सर्किटेड वेदर इट इज शॉर्ट सर्किटेड। डन। इतना टाइम मत लीजिए बेटा, हम लोग इसके लिए नहीं है। तो ये रिवीजन में ये है कि अपन ये लेंगे नहीं तो आगे बनेगा कैसे। Done, sir. निधि सिंह गाड़े, निधि Yes, sir. जम रहा है बेटा? Yes, sir. यस तो बोलते जाओ। निकिता जाम्बुलकर, निकिता जाम्बुलकर, देखो ये डमी एलिमेंट लोग ये हैं, ऐसी क्लास से इनका क्या गेट होगा और अपना करियर कैसा बनेगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। विनीता कोचे, Yes, sir. जम रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है, कंटिन्यू। चलिए हो गया चार्ट सबका, आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. चार्ट याद करना है, इसमें Yes, कोई sir. समझने वाली बात, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल सी बात है। स्टेडी स्टेट बिहेवियर में ये तो आपको पता होगा, इनिशियल बिहेवियर नहीं पता था। ये जो चार्ट दूसरा बनाया है हमने स्टेडी स्टेट का, ये सबको पता था। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर हमेशा ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। रीजन क्या है, स्टेडी स्टेट मतलब एक ही सिचुएशन है, मतलब उस समय सर्किट में एक ही करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट डी आई बाई डी टी चेंज नहीं हो रहा तो उसका डेरिवेटिव जीरो, तो इंडक्टर का काम ही नहीं है, करेक्ट। तो वहां पे इंडक्टर बिहेव ही नहीं करेगा, सिंपल शॉर्ट सर्किट जैसा, मतलब जैसे वहां पे इंडक्टर है ही नहीं, इस तरीके का काम करेगा। यानी इट विल नॉट कम इनटू प्ले, इट विल नॉट अपोज द सर्किट, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर इज टू चेंज द चेंज इन करंट, to oppose the change in current and simultaneously for the voltage। तो अगर स्टेडी स्टेट है वहां कोई वोल्टेज भी सेम होगा। स्टेडी स्टेट है मतलब सेम स्पीड से अगर कोई पंखा घूम रहा है तो सेम करंट विड्रॉ कर रहा होगा, सेम वोल्टेज पे होगा। तो ये सारे अगर यहाँ वोल्टेज भी सेम है तो वोल्टेज को कोई अपोजिशन नहीं होगा, तो कैपेसिटर विल नॉट कम इनटू प्ले। तो इसका नेचर कैसा होता है, ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है। तो ये आपको एकदम रटना ही है, ये अभी ध्यान दे लो आप लोग, फिर ऐसे पन्ने पलट के पहले देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। वी आर वेरी सुन वी आर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम। तो एक यहाँ पे ये लिखा है प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएटिंग इनिशियल कंडीशन, ये भी एक पेज है। मैं ये आपको लिखने को नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमको प्रॉब्लम जाना है, बट आप बाद में इसको रेफर कर सकते हो। हम वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम में जाने के पहले हम ये समझ ले कि भाई प्रोसीजर में क्या बोला गया। प्रोसीजर हमेशा इसलिए लिख के रखना चाहिए
देखो सर की भी आदत है, सर आपको हमेशा प्रोसीजर वगैरह लिखाते हैं। तो रीजन क्या है कि सपोज अभी स्टार्ट ऑफ द सेशन जुलाई का महीना है, हम कुछ आपको पढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल अभी तो सबको जम रहा है क्योंकि सब बच्चे आपके साथ है, टीचर आपके साथ है। लेकिन अक्टूबर नवंबर 3 महीने बाद जब एग्जामिनेशन आती है तो सर हमको न्यूमेरिकल अभी नहीं समझ रहा सर। तो हमारा क्वेश्चन है पहले समझ रहा था, यस सर, अभी क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि आप प्रोसेस हाउ टू अप्लाई ये भूल गए हो। आपको तो फाइंड करने आता ही है, इसलिए हमेशा कोई भी बात ना लिख के रखनी चाहिए। क्योंकि जब आप वो वर्ड्स को वापस से पढ़ेंगे तो आपको फिर से याद आएगा कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा करना है, इस तरीके से अप्लाई करना है। तो बेटा यहाँ पे हर सर्किट को एनालाइज करना है। तो गेट वगैरह में टाइम तो थोड़ा कम रहता है, तो वहाँ हमको थोड़ा फास्टली एनालाइज करना पड़ता है। तो नो इश्यूज, ये आपने जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उसके हिसाब से डेवलप हो जाएंगे और हम फास्टली एनालाइज करना भी सीख जाएंगे बेटा। तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे पहले प्रोसेस हमको ध्यान में रहनी चाहिए। तो प्रोसेस में हमको वहां पे देखो, जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कॉम्पिटिटिव में, वहां बी स्पेसिफिक। आप फटाफट फटाफट ऐसे रफ में कुछ निकाल दो क्योंकि यू डोंट हैव टू सॉल्व द सब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव से क्या आता है बेटा, आपको थॉरो नॉलेज आता है। आप देखते हो आईईएस का एग्जामिनेशन, यूपीएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं, एनडीए का जो एग्जाम, जो भी एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करता है वो थॉरो चेक करता है। कभी भी किसी को पूछना, आप जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो अगर आफ्टर बी प्रिपरेशन वगैरह के लिए कहीं बाहर जाते हैं और कुछ ऐसा ऐसा उनको मौका मिलता है, तो वो भी मिलेंगे कि देखना गेट से आसान रहता है आईईएस का। बट आईईएस में नहीं जाते, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे लगते तो बोला यही करेंगे, पता चला गेट भी नहीं निकला। आईएएस तो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन है। यू विल होल्ड द हाईएस्ट पोस्ट इन द इंजीनियरिंग इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो वहां की एग्जामिनेशन में क्या पूछता है, थॉरो पूछता है। अब जिस बच्चे ने थॉरो की आदत ही नहीं है, उसको सब फटाफट चाहिए, वो उधर ध्यान नहीं देता, फिर उसको लगता है ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो आप वहां पे पता है क्या, आपको 20-20 मार्क्स के सुपर पोजिशन सॉल्व करने को आता है। आप चेक कर लो आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो नेटवर्क थ्योरम आपने पढ़ा है ना, वो 20 मार्क्स का एक प्रॉब्लम रहता है और आपको सॉल्व करना है पूरा थॉरो। तो क्या दिक्कत है बेटा ऐसे? तो हाँ, पेपर का वेटेज ज्यादा रहता है, 200 मार्क्स के पेपर हैं, अलग अलग पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 लाइक दैट। तो थॉरो आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो उसमें से उसका एक पार्ट, स्मॉल पार्ट सॉल्व करना आपके लिए हमेशा आसान रहेगा। तो ऑलवेज थिंक अबाउट दैट। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना पूछा है, जिस इंस्टेंट पे पूछा है, केवल उस पर फोकस करने का, बट हमने सीखना तो पूरा है। तो हमको स्टार्ट क्या करना है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम लेना है तो उसमें जो स्विचिंग हमेशा दी हुई रहेगी कि टी बराबर 0 पे स्विचिंग हो रही है, ओपन हो रहा, क्लोज हो रहा, पहले उसके प्रीवियस कंडीशन को इवेल्युएट करना है। प्रीवियस कंडीशन से पता लगाना है कि प्रीवियस कंडीशन में उसके क्रॉस कुछ करंट वोल्टेज एग्जिस्ट करता है क्या। और अगर प्रीवियस कंडीशन में कुछ करंट या वोल्टेज एग्जिस्ट करता है तो जो सर्किट का नेचर होगा वो करंट आई नॉट और वी नॉट एडेड होगा। तो याद रखना, इंडक्टर में हमेशा करंट पैरेलल में ऐड करना है और कैपेसिटर में करंट कहाँ, सीरीज में ऐड करना है। क्लियर हो गया क्या कि हम प्रीवियस कंडीशन में क्यों लगा रहे सर? वो तो पूछेगा भी नहीं आपको प्रीवियस कंडीशन, वो बोलेगा टी बराबर 0 पे निकालो, वो बोलेगा टी बराबर इन्फिनिटी पे निकालो। तो हम टी बराबर 0 माइनस, जो प्रीवियस कंडीशन होती है 0 की, वो 0 माइनस होती है, उस कंडीशन पे क्यों निकाले सर? तो उस कंडीशन पे केवल निकालने का मतलब ये है कि वहां से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले से कुछ एग्जिस्ट करता है क्या। अगर करता है तो उस वैल्यू को हमको आगे यूज करना है, और आप पता लगा ही नहीं तो आपकी वैल्यू निकलेगी नहीं, और एक्चुअली वैल्यू एग्जिस्ट करती है और आपने उसको स्किप कर दिया, तो आपका प्रॉब्लम का आंसर तो गलत आना तय है। क्लियर है? तो प्रोसीजर में दिया गया है कि पहले 0 माइनस पे करना है, कंसिडर करना है, यानी जस्ट बिफोर स्विचिंग क्या सिचुएशन है, उसके बाद क्या करना है, और हर सिचुएशन में आपको नया सर्किट ड्रॉ करना है एज पर द स्टेडी स्टेट एंड इनिशियल कंडीशन चार्ट। दो आपने चार्ट ड्रॉ किया है अभी। दूसरा है आपने टी बराबर 0 प्लस पे जाना है। अब 0 पे कुछ तो भी हो रहा, स्विचिंग हो रही है, ओपन क्लोज। तो 0 प्लस को क्या पढ़ते हैं जस्ट आफ्टर द स्विचिंग, और इसको हमने पहले ही बताया है कि इसको हम कंसिडर कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन का जो चार्ट अलाउ करेगा उसके हिसाब से हमारे सर्किट को मॉड्यूलेट करना है, यानी रिड्रॉ करना है। उसके बाद अगर सर्किट में इफ दे हैव आस्किंग कि इन्फिनिटी पे निकालो, तो इन्फिनिटी कंडीशन क्या होती है बेटा, स्टेडी स्टेट की कंडीशन होती है। तो फिर से स्टेडी स्टेट की कंडीशन पे आप स्विच करेंगे और स्टेडी स्टेट का चार्ट फॉलो करेंगे। या अगर उन्होंने स्टेडी स्टेट या इन्फिनिटी नहीं पूछा, टी बराबर 0 प्लस पे ही पूछ लिया, तो आप वहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया, यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकल गई। अब इसके थोड़े आगे वाले प्रॉब्लम में वो आपको डेरिवेटिव पूछना शुरू कर देते हैं। फाइंड डी आई बाई डी टी, डी टू आई बाई डी टी टू, डी वी बाई डी टी, dv d2v बाई dv स्क्वायर। तो डेरिवेटिव पूछने के लिए आपको क्या होगा, फिर डेरिवेटिव इंटीग्रल इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। तो थर्ड केस में आपको फिर क्या करना है, एट t ग्रेटर देन 0, t
ग्रेटर देन 0 ऐसी कंडीशन बनानी है, और इसमें सर्किट को एज इट इज जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ड्रॉ करना है, इंक्लूडिंग विद द इनिशियल कंडीशन। अगर इनिशियल कंडीशन में कुछ वोल्टेज करंट आता है तो उसको इंक्लूड करना है, और फिर सर्किट को एज इट इज बिना शॉर्ट ओपन किए हुए, मैं बोल रहा हूँ यही बात यहाँ प्रेजर में लिखी हुई है बेटा, तो ओपन किए हुए वहां आपने सर्किट को ड्रॉ करना है, और उस सर्किट में फिर सीरीज सर्किट है तो केवीएल लगाओ, पैरेलल सर्किट है तो केसीएल लगाओ। केवल आप एक इक्वेशन लिखेंगे ना तो आपको उसके अंदर से जो टर्म फाइंड करना है खुद ही निकल के सामने आ जाएगा और आपको दिखने लगेगा। क्लियर है? प्रोसीजर समझा क्या? Yes, sir. तो हम लोग अब बढ़े हैं बेटा प्रॉब्लम की Yes, sir. तरफ। वेरी गुड, तो हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्रॉब्लम लिखने के पहले भी आप 2 लाइन ऐसी नोट्स जैसा कुछ लिखो बेटा, मैं बोलता हूँ यू जस्ट राइट। देखो, इन ट्रांजिएंट एनालिसिस questions are mostly questions are asked mostly to find current across inductor, and voltage across capacitor, and its derivatives. फुल स्टॉप। मतलब हमको हमेशा मोस्टली ध्यान देना है, आईएल निकालना है, वीसी निकालना है, मोस्ट केस में यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट लाइन में फिर लिखो, the current across inductor and voltage across capacitor never changes instantaneously. आपने क्या लिखा है बेटा? चैतन्य, क्या लिखा है बेटा अभी आपने? Yes. क्या लिखा है बताओ? Sir, the current across inductor and voltage across capacitor never changes instantaneously. इंस्टेंटेनियसली, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब इमीडिएटली इनकी वैल्यूज नहीं बदलेंगी। तो जीरो के पहले वाले कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? जीरो माइनस। जीरो के बाद वाले कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? जीरो प्लस। तो ये तो आपने समझ के रखा ना कि सर तीनों तो जीरो है, केवल देखने का नजरिया अलग है, लेकिन ये तो फ्रैक्शनल मोमेंट है, मतलब इतने लो स्मॉलर टाइम डोमेन में ये वैल्यूज नहीं बदलेंगी। दैट इज, नेक्स्ट लाइन राइट डाउन, दैट इज आई एल, सब स्मॉल ही लिखना, आई भी सब स्मॉल लिखना, आई सफिक्स में कैपिटल एल, आई एल इन ब्रैकेट जीरो माइनस, इसको पढ़ते कैसे हैं? आई एल ऑफ जीरो माइनस इक्वल्स टू आई एल ऑफ जीरो प्लस, आई एल इन ब्रैकेट जीरो प्लस। रिपीट कर रहा हूं, आई एल ऑफ जीरो माइनस इक्वल्स टू आई एल ऑफ जीरो प्लस। नेक्स्ट लाइन में लिखो, एंड VC of 0 minus equals to VC of 0 plus। ऐसा आना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग ऐसा लिख देंगे डायरेक्टली, हम ऐसा सॉल्व करेंगे कि ऑटोमेटिकली ये चीज जो है ये वेरीफाई हो जाए बेटा, और ये जब वेरीफाई हो जाएगी मतलब आप सही जा रहे हो, ऐसा समझ लेना। और अगर यहीं पे कुछ गलती हो गई तो आप फिर समझ लेना कि आपने कुछ गलत किया है, यू नीड सम करेक्शन। तो ये वेरीफाई करने के लिए दिया गया है, ये डायरेक्टली लिखने के लिए नहीं दिया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, वी आर रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द नेक्स्ट फ्रेश पेज। स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखो। 2-3 मैं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ले रहा हूं, उसके बाद तुरंत मैं ऑब्जेक्टिव पे स्विच करने वाला हूं। So in the network N by W, in the network shown in figure, switch is closed at t equals to 0 with the capacitor uncharged. Full stop. Find values for
find values for I small I comma di by dt and d2i by dt square at t equals to 0 plus. स्टार्ट करें बेटा? सर्किट ड्रॉ कर लिया, Yes, sir. 100 वोल्ट दिया है, के दिया है स्विच के, 1000 ओम का रेजिस्टेंस है और 1 माइक्रो फैराड लिखना ना, म्यू है वो, 1 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है। कभी भी कैपेसिटर की बहुत वैल्यू वैल्यू आ गई ना, किलो फैराड और मेगा फैराड, तो थोड़ा डरना, बोले ये सब अल्ट्रा सुपर कैपेसिटर है। एक समय था कि 1 फैराड कैपेसिटर ही सुपर कैपेसिटर था, अभी चूंकि और बड़े रेटिंग के आ गए, तो 1000 फैराड इट्स एनॉर्मस वैल्यू, बहुत हाई वैल्यू, इनको अल्ट्रा सुपर कैपेसिटर बोलते हैं। तो आपने देखा भी होगा न्यूमेरिकल में हर जगह आपको कैपेसिटर की वैल्यू ना माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड और मिली फैराड, इसके ऊपर आपको मिलेगी नहीं। तो बी कॉशियस रिगार्डिंग दैट, ये जनरल अवेयरनेस की थिंग है। चलिए हो गया, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले लिखना है, लिखो, स्टार्ट करो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखेंगे, या नोट से आपको देखने की जरूरत नहीं है। एट टी इक्वल टू 0 माइनस, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, अब बताता हूं आपको। एट टी इक्वल टू 0 माइनस ब्रैकेट दो, क्वेश्चन में बोला गया है कि टी बराबर 0 पे स्विच को क्लोज किया गया, तो 0 पे क्लोज किया गया, इसका मतलब उसके पहले क्या होगा, कुछ अलग होगा वो, बताओ। किसी इंस्टेंट पे आप क्लोज कर रहे हैं, तो उस इंस्टेंट के पहले उसकी सिचुएशन क्या होगी स्विच की, Open होगा. ओपन होगी। वेरी गुड, करेक्ट, ऐसा ही रहता है। या ओपन होगा तभी तो आपने क्लोज किया, या क्लोज है तभी तो आपने ओपन किया। अपन क्लोज को क्लोज बताएंगे क्या, ऐसा कोई नहीं बताएगा ना। चलिए वेरी गुड, तो ब्रैकेट में लिखिए स्विच वॉज ओपनड, स्विच वॉज ओपनड कॉमा, अब स्विच कब से ओपन था, ये भी बात बताइए मेरे को। स्विच ओपन था, कब से ओपन था, एनीवन बताइए बेटा। स्विच ओपन था, कब से ओपन था, पता है क्या आपको? सर बोलो माइनस अश्विन। इन्फिनिटी से जीरो तक रहेगा, मतलब पूरा नहीं, स्टेडी माइनस स्टेट में इन्फिनिटी रहेगा नहीं वो। बोलूंगा, नहीं नहीं अश्विन, में थोड़ा सा खाली करेक्ट करूंगा बेटा तुमको, कि माइनस इन्फिनिटी नहीं बोलूंगा। माइनस इन्फिनिटी तो इनफाइनाइट टाइम हो गया, कि वो फैन कभी चालू ही नहीं हुआ, बरसों से बंद पड़ी फैक्ट्री है, तो उसको अपन बोलेंगे कि भैया 10-20 साल से बंद है। लेकिन जैसे हमको पता है कि केवल लंबे थोड़े से उस स्टेडी स्टेट सिचुएशन से बाहर जैसे निकल, सॉरी इनिशियल स्टेट से बाहर निकल गए, तो कोई भी प्रीशन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सर बंद था। स्विच जो ओपन था, सॉरी ओपन था, वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ओपन था। दूसरी एक और बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, इसका मतलब होता है वी आर मेकिंग द सर्किट, बराबर है। जब स्विच ऑफ करते हैं मतलब वी आर ब्रेकिंग द सर्किट। ब्रेक करना मतलब स्विच ओपन होना, क्लोज करना मतलब स्विच ऑन होना, समझ गए ना, ये आपको समझ आना चाहिए, हमारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड और यहाँ एक्चुअल नेटवर्क वर्ल्ड। तो करेक्ट बोला है अश्विन ने। एक प्रीवियस कंडीशन में वो हमारा क्या था बेटा, ओपन था, बहुत समय से जो है ओपन था। तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी, स्टेडी स्टेट। कब से ओपन था किसी को नहीं पता है, लेकिन था ना, बहुत देर से था, तो वो कॉमा करके लिख देंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो एट टी बराबर 0 माइनस आपने लिखा है स्विच वॉज ओपन कॉमा स्टेडी स्टेट कंडीशन ब्रैकेट क्लोज्ड। अब बेटा इसके नीचे कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले सर्किट बनाइए। तो सर्किट बनाइए, 100 वोल्ट, स्विच को ओपन बताओ, रेजिस्टेंस एज इट इज लगेगा। कैपेसिटर का नेचर स्टेडी स्टेट में कैसा रहता है, तो ओपन सर्किट रहता है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन से मैं पूछना शुरू करूंगा, तो बी कॉशियस रिगार्डिंग दैट। और नीचे सर्किट वापस कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड कर दिया।
तो इस सर्किट में हमारा एक रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है ही नहीं, तो आई एल वर्ड नहीं लिखेंगे, केवल आई लिखेंगे। अब ये जो सर्किट दिया है बेटा, इस सर्किट के अंदर में जैसे केवीएल लगाते थे कैसा लूप दिखाते, एक लूप डाल दो और लूप में करंट लिखो आई इन ब्रैकेट टी, आई ऑफ टी। डन हो गया क्या? Yes, sir. थोड़ा Yes, sir. फास्ट करेंगे तो हम लोग ज्यादा ले पाएंगे। अब देखो ना, सर्किट मैंने ड्रॉ किया, सर्किट के बाजू में कुछ लिखा हुआ है, तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि सर्किट के बगल वाले स्पेस पे, और सपोज आपने बड़ा सर्किट बनाया तो उसके नीचे आप लिखो, वहां पे दो वर्ड लिखो। सबसे पहले लिखो आई इन ब्रैकेट जीरो माइनस इक्वल्स टू, क्योंकि हमको हमेशा आई ऑफ टी लिखना है। ऊपर में हमने ऑलरेडी टी की वैल्यू दे के रखी है, टी इक्वल्स टू जीरो माइनस। तो अभी वर्ड क्या लिखेंगे, आई ऑफ जीरो माइनस इक्वल्स टू, खाली जगह छोड़ दो, नीचे लिखो वी सी, भी सफिक्स में सी, सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर, ऑफ जीरो माइनस, वीसी ऑफ जीरो माइनस इक्वल्स टू, ये दोनों वर्ड छोड़ दो, इक्वल टू खाली छोड़ देंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें बेटा। तो आपकी सर्किट जो है, मैं किसी एक पूछता हूं, कोई भी कोई बता सकता है, एनीवन? दीक्षा नागदेवे। Yes, sir. सर्किट आपका ओपन है कि क्लोज है बेटा? Sir, open. कितने जगह पे ओपन है, एक जगह पे कि दो जगह पे? Sir, एक जगह. एक जगह, मतलब आपने गलत सर्किट बनाया है। अश्विन पावड़े, अश्विन यस सर। कितनी जगह पे सर्किट ओपन है? सर 2 जगह है ना। दो जगह ओपन है बेटा। दीक्षा आया, बाकी बहुत लोगों ने देखे नहीं बेटा। एक तो स्विच ओपन था, दूसरा कैपेसिटर ओपन सर्किटेड है, क्योंकि आपने सर्किट वैसा बनाया है ना स्टेडी स्टेट की सर्किट को फॉलो करके। इसलिए मैंने पूछा है कि कुछ बच्चे को एक जगह दिख रहा है, मेरे को तो पता है, लेकिन आपने गलत ड्रॉ किया है, इसका मतलब और भी लोगों ने गलत ड्रॉ किया होगा। तो मैंने एकदम हाथ पकड़ के बताया था बेटा, ये चार्ट फॉलो करके बनाना है। तो स्विच दो जगह ओपन है, तो एक जगह ओपन हो या दो जगह ओपन हो, हमारा क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में करंट रहेगा क्या? नो। तो करंट इज जीरो, लिख दिए वहां पे, आई ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू जीरो। अब दूसरी बात है, सर्किट में करंट फ्लो हुआ नहीं, तो कैपेसिटर चार्ज होगा क्या? रिप्लाई मी प्लीज। नहीं। No, sir. नहीं होगा। तो No, कैपेसिटर sir. के क्रॉस का वोल्टेज भी आप लिख देंगे जीरो। हो गया बेटा, ये पार्ट हो गया, तो दोनों भी हमारे आगे जीरो जीरो। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। सेकंड पार्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन, एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, ब्रैकेट में क्या लिखना है? तो बोल रहा है कि t बराबर जीरो पे स्विच को क्लोज किया है, तो जीरो के आगे भी स्विच क्या रहेगा? क्लोज्ड। तो लिखो स्विच इज क्लोज्ड, कॉमा स्विच अभी अभी क्लोज हुआ है, क्योंकि वही इंस्टेंट है ना, t बराबर जीरो। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया हमारा? इनिशियल कंडीशन। तो ब्रैकेट में आपने क्या लिखा है वर्ड बेटा? स्विच इज क्लोज्ड, कॉमा इनिशियल कंडीशन। डन। अब फिर से सर्किट बनाइए। सर्किट में क्या है? वोल्टेज सोर्स रहेगा, स्विच क्लोज्ड रहेगा, रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा। कैपेसिटर को आप अब चार्ट से देखिए, कैपेसिटर क्या होता है। तो आपको रटने को बोला था बेटा कि जो स्टेडी स्टेट में होता है उसका उल्टा होता है इनिशियल में। तो या तो ये इनिशियल याद रखो या तो स्टेडी स्टेट याद रखो, दोनों याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्विच ड्रॉ कर लिया, तो मैं बताता हूं। आपने वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट, स्विच के क्लोज, रेजिस्टेंस, एंड वहां पे इस बार आपने जो है कैपेसिटर की जगह शॉर्ट सर्किट लगाया है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। अब इसके अंदर मार्क करो आई ऑफ टी, लूप करंट आई ऑफ टी। बाहर में, बाहर में, बाहर में आप लिखो फिर से आई ऑफ जीरो प्लस, क्योंकि ऊपर आपने लिखा है एट टी बराबर जीरो प्लस। सो आई ऑफ जीरो प्लस इक्वल्स टू ब्लैंक, जगह छोड़ दो। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना वीसी ऑफ जीरो प्लस इक्वल्स टू ब्लैंक, जगह छोड़ दो। So any one of you, can we find the value of current? करंट रहेगा, करंट जीरो होगा, पहले ये बताइए। करंट रहेगा, करंट जीरो होगा? रहेगा। रहेगा, वेरी गुड रहेगा। वेरी गुड। तो अब करंट कैसे निकालेंगे? रहेगा तो अब डायरेक्ट आते कैसे निकालेंगे?
Ohm's law. Equal to V by R. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग. सो लिखे आई ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू, डायरेक्टली बेटा. अब हम लोग देखो आगे बढ़ चुके हैं तो सब इक्वेशन फॉर्मूले नहीं लिखना, डायरेक्टली सोर्स वोल्टेज कितना है 100 बराबर है, रेजिस्टेंस कितना है 1000. सो 100 बाई 1000 इक्वल्स टू 0.1 एम्पियर. कुछ हो सकता है मेरे अगर वैल्यूज बताई होंगी तो आप चेक कर लेना, ऐसे मैं करेक्ट बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट वॉचिंग द सर्किट नाउ. बराबर है बेटा, आ गया सबका. यस सर. चलिए Yes, sir. बताइए Yes. भीसी के बारे में बताइए. अब तो सर्किट क्लोज्ड हो गया है, अब क्या करना है, भीसी की वैल्यू कितनी होगी. भीसी ऑफ 0 प्लस 100 volt. कितना 100 वोल्ट. वन आंसर आया, बहुत बढ़िया. 100 वोल्ट. साक्षी कितना 100 volts. 100 वोल्ट. अश्विन हाँ सर 100 वोल्ट. 100 वोल्ट. तो चलिए अब ऐसा कीजिए कि आप लोग जिस पन्ने पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ना उसके पहले पन्ने पे या कहीं और जाकर के एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखिए, नोट नोट जैसी कुछ लाइन लिखिए. अक्रॉस ओपन सर्किट, ये ऐसे क्वेश्चन के यहां मत लिखना, कहीं पीछे आगे लिखना है, जिस पोर्शन पे सॉल्व करे वहां ऊपर टॉप में लिख लेना हेडर पे. अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज एग्जिस्ट एंड अक्रॉस शॉर्ट सर्किट, अक्रॉस नहीं थ्रू लिखो, थ्रू शॉर्ट सर्किट करंट एग्जिस्ट. हो गया, ये लाइन अपने आप में काफी है. बेटा याद रखो आपने सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व किया है, तो जब V1 को आप रिमूव करते थे एक्टिंग ओनली वन सोर्स, तो V1 को क्या करते थे शॉर्ट सर्किटेड. V2 इज एक्टिंग अलोन, तो V2 रहता था V1 शॉर्ट सर्किट. तो जिसको शॉर्ट सर्किट कर दिया उसका वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई 0. तो आपने तो कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया है, तो कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया तो उसके क्रॉस की वैल्यू क्या हो गई 0. कुछ डाउट है साक्षी तो पूछो बेटा. साक्षी ये बोले डाउट है कुछ. No, sir. हाँ समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट. No, sir. ओपन सर्किट अगर कुछ रहा तो उसके क्रॉस वोल्टेज आप निकाल सकते हैं. शॉर्ट सर्किट Yes, है sir. तो करंट ही निकालना है, तो करंट तो निकाल लिया है, उसके क्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. और इसका लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना है तो एक कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेना है और आप जिस रूम में पढ़ाई अभी कर रहे हो वहां पे सॉकेट में डाल दो, तो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट कंडीशन. तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वोल्टेज 0 होता है क्या, ये चेक करने के लिए देख तुरंत उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा. आपके घर की जो लाइट जल रही है वो लाइट बंद हो जाएगी. एम आई राइट. चलिए सो नेक्स्ट पार्ट. यस सर. आपने आई के बगल में बेटा 0.1 एम्पियर के बगल में क्या लिखना है आंसर. तो वैसा करना मत, शॉर्ट सर्किट मत करना, घर पे ट्रिपिंग हो जाएगा. तो अभी नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन में बोला गया है आई निकालो, डेरिवेटिव ऑफ करंट निकालो, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ करंट निकालो 0 प्लस पे. तो हमने अभी तक एक पार्ट सॉल्व किया है, आई निकाला है 0 प्लस पे. ठीक है, आगे बढ़ने के पहले मैं एक और चीज आपको वेरीफाई करना चाहता हूँ कि एक जगह ऊपर में आपने लिखा हुआ है बेटा कि करंट अक्रॉस द इंडक्टर IL ऑफ 0 माइनस इक्वल टू IL ऑफ 0 प्लस एंड VC ऑफ 0 माइनस इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस. ये चेक करो यहाँ वेरीफाई हो रहा है क्या, ये स्टेटमेंट इस प्रॉब्लम में वेरीफाई हुआ क्या. असित गजवी, यस सर. असित तो अश्विन ने बोला वेरीफाई हुआ. चैतन्य वेरीफाई Yes, हुआ है sir. क्या. तो वेरीफाई हुआ है बेटा, आप लोगों ने चेक किया सही से, तो वेरीफाई हुआ है. क्योंकि देखो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर दोनों 0 0 आया, लेकिन सर करंट नहीं आया. करंट तो पहले केस में 0 था, दूसरे केस में 0.1 था. तो हमने क्या लिखा है करंट अक्रॉस इंडक्टर. अगर वहां इंडक्टर होता था तो करंट 0 माइनस 0 प्लस की कंडीशन मैच होनी थी, वहां इंडक्टर नहीं था बेटा, इसलिए 0 माइनस पे कुछ 0 वैल्यू आया, 0 प्लस पे कुछ वैल्यू आ गई, मतलब मैच नहीं हुआ. तो वी आर नॉट फोर्स, वी आर नॉट बाउंड टू मैच इट, है ना. तो इसलिए दोनों वैल्यू जो है अपनी वेरीफाई हो गई. चलिए आगे चलते हैं, हमको डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स भी निकालने हैं, तो मूव फास्ट. तो हमको डी बाई डी टी और डी टू आई बाई टी निकालना है. तो लिखो थर्ड लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखो एट टी ग्रेटर देन जीरो comma applying KVL in the given circuit. Applying KVL in the given circuit.
applying KVL in the given circuit. चलो ये जो सर्किट दिया हुआ है ना बेटा, t बराबर 0 पे स्विच को क्या किया गया, क्लोज। तो t ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के आगे भी सर्किट का स्विच क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो एक सर्किट बनाई जिसमें स्विच के क्लोज रहेगा, इंडक्टर कैपेसिटर सबको बनाएंगे। यहाँ मैंने आपको प्रोसीजर में बताया था, t ग्रेटर देन 0 पे कुछ ओपन शॉर्ट नहीं करना है, आपको एज इट इज सर्किट ड्रॉ करना है। केवल एक चीज आप ये कर सकते हैं कि अगर प्रीवियसली 0 माइनस कंडीशन पे कुछ वोल्टेज या करंट एग्जिस्ट करता हो तो ये सर्किट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बाकी सर्किट एज इट इज बनाओ, 100 वोल्ट, स्विच के क्लोज्ड, 1000 ओम और वहां पे कैपेसिटर। अंदर में मार्क करो करंट आई ऑफ टी, करंट मार्क करो आई ऑफ टी। सम्यक। Yes, sir. जिंदा हो ना? Yes, sir. चलिए बेटा, हाँ लिखिए, आप इक्वेशन लिखते हैं। आप केवीएल लिखा है तो केवीएल, मैं पहला केवीएल बोलता हूँ, अगले क्वेश्चन का केवीएल आप लगाएंगे। आप लिखो, पहले मेरी बात सुन के लिखो। तो मैं पहले 100 वोल्ट से स्टार्ट करने के बजाय पहले VLRI इनके टर्म्स में लिखता हूँ, बाद में हम लोग सेकंड लाइन में वैल्यूज प्लेस कर देंगे। इससे थोड़ा सा हमको कंफर्टेबल होंगे कि कैसे लिखना है। तो लिखो V माइनस, वी आर अडॉप्टिंग द V माइनस आई आर इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला। तो V माइनस, अब नेक्स्ट आया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने अभी अभी इक्वेशन लिखा है, बराबर है ना। आई ऑफ टी डॉट आर या आर डॉट आई ऑफ टी, कुछ भी लिखो, V माइनस आर डॉट आई ऑफ टी, V माइनस आर डॉट आई ऑफ टी माइनस, अब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का इंडक्टर लिखा के दिया है अभी इक्वेशन मैंने, तो लिखो माइनस, वो भी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, तो सोर्स वोल्टेज माइनस रेजिस्टेंस वोल्टेज माइनस कैपेसिटर वोल्टेज इक्वल टू 0। तो V माइनस आर डॉट आई ऑफ टी माइनस 1/c इंटीग्रेशन 0 टू t आई ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू 0। उसमें ऐड नहीं करना है जो वहां इक्वेशन में था, प्लस VC ऑफ 0 माइनस वगैरह, क्योंकि वो मैंने आपको स्पेशली बताया तब ऐड करना है बेटा जब पहले से कुछ है, वरना सिंपल कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज इतना ही होता है। और करंट कितना होता है अक्रॉस द कैपेसिटर, आई ऑफ टी इक्वल्स टू C डॉट dV बाई dt। ये सब चीजें जबान पे रहनी चाहिए। हो गया बेटा, V माइनस आर डॉट आई ऑफ टी माइनस 1/c इंटीग्रेशन 0 टू t आई ऑफ टी डी टी इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में हमारा di बाई dt कहीं है क्या, बताओ। जो आपने इक्वेशन लिखा वहां कहाँ है, डी बाई dt दिख रहा है क्या अश्विन? यस, निधि दिख रहा है बेटा कहीं di बाई dt? नहीं सर। नहीं दिख रहा है, तो हमको लाना है, लेकिन क्योंकि हमको सॉल्व में उसने वही पूछा है, तो इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को हमको एक बार डेरिवेट करना है। यस सर। बराबर है ना? तो साथ में यस अपन, हाँ साथ में अभी वैल्यूज अभी प्लेस कर देते ऊपर वाले इक्वेशन में कि बाद में प्लेस करें, बताओ। सर बाद में प्लेस करेंगे। बाद में प्लेस करेंगे, चलो वो भी अच्छा है, कोई भी तरीके से कर सकते हैं, हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, बट डोंट बॉदर अबाउट दैट। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, वहां से हम di बाई dt कैसे निकलेगा, तो डिफरेंशिएट करने से निकलेगा। लिखो अच्छा, ऊपर वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 ऐसी मार्क कर देना, इक्वेशन 1 ये हमारा बेसिक इक्वेशन है। राइट डाउन, डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन, differentiating above equation with respect to t comma we get तो यहाँ जो ऊपर इक्वेशन में भी दिख रहा है, भी की वैल्यू तो फाइनाइट वैल्यू है ना बेटा, भी की वैल्यू कितनी, 100 वोल्ट, दैट इज अ फाइनाइट एलिमेंट। तो फाइनाइट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो नीचे लिखो 0 माइनस आर डॉट, अब आई ऑफ टी है तो आई ऑफ टी का डेरिवेशन होगा आर डॉट डी आई ऑफ टी बाई डी टी, मतलब डी आई बाई डी टी। मैं बार बार बोल चुका हूं, आप लोग बाय डिफॉल्ट आई के साथ आई ऑफ टी और भी के साथ बी ऑफ टी लिखेंगे, कहीं छूट जाए तो आप ही बता देना या आप लिख लेना। लिखा आपने 0 माइनस आर डॉट डी आई ऑफ टी बाई डी टी माइनस 1/c। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रल dt गायब हो गया, तो बचा क्या, 1/c माइनस 1/c डॉट आई ऑफ टी इक्वल्स टू 0, dt गायब हो गया। क्लियर है? डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. वेरी गुड। अब बेटा आपका ऊपर वाले इक्वेशन में देखिए, आपका डी बाई डी दिख रहा है, पहला टर्म 0 हो गया, उसको तो गायब कर देना है, 2 ही टर्म बचे, तो जो उसके बाद आर डॉट डी बाई डी है वहां से डी बाई डी निकाल लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, डी बाई डी को उधर कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो। नेक्स्ट लाइन, ये इक्वेशन आप जानते हो, मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बेटा करके दे रहा हूँ, एकदम हाथ पकड़ के आपको बता रहा हूँ। लिखो नेक्स्ट लाइन, माइनस आर डी आई बाई डी टी डी आई ऑफ टी बाई डी टी इक्वल्स टू कैपेसिटर को वो साइड फेंक दिए, 1/c आई ऑफ टी। अब नेक्स्ट लाइन, हमको केवल डी बाई डी टी चाहिए, यहाँ क्या एक्स्ट्रा में है, माइनस आर। तो नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर डी आई ऑफ टी बाई डी टी, डी आई ऑफ टी बाई डी टी इक्वल्स टू, आर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा ना, -1/r, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, -1/r, और उधर एक ही टर्म है, अगर वहां 2 टर्म होते ना तो हम लोग को वहां ब्रैकेट लेना पड़ता, लेकिन उस साइड में भी एक ही टर्म है तो ब्रैकेट की गरज नहीं है, -1/r डॉट 1/c आई ऑफ टी। डन। नेक्स्ट लाइन, at t equals to 0 plus, since the values has been asked at 0 plus, at t equals to 0 plus, next line, di of 0 plus by dt, di of 0 plus by dt equals to माइनस, अब बेटा यहां सब वैल्यूज हम लिखते चलेंगे, -1/1000 इंटू, क्योंकि नीचे माइनस आर है, -1, सॉरी, -1/r 1/c, तो क्या हो गया, -1/rc, 1/1000 इंटू कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है बताओ आप, 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड, तो 1 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, ऊपर में अब चले जाओ, ऊपर में क्या लिखोगे, आई ब्रैकेट में 0 प्लस, टी को हर जगह रिप्लेस कर देना है ना 0 प्लस से, आई ऑफ 0 प्लस। नेक्स्ट लाइन, सो डी आई बाई डी टी ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू माइनस, देखो नीचे आपने किया है 1000 और वहां है 1 इंटू 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 और 1000 मीन्स 10⁻, कितना होता है, +3, तो ये कितना बचा, 1/10⁻⁻3, 1/10⁻⁻3 इंटू आई ऑफ 0 प्लस की वैल्यू बताओ, 0.1 है, चेक करो ऊपर, 0.1 है ऊपर बेटा, अरे आई ऑफ 0 प्लस ऊपर निकाला है ना आपने, यस सर, कितना, 0.1 ही है ना, 0.1। हाँ तो मल्टीप्लाई कीजिए और पूरा आंसर बताइए, पूरा आंसर कितना आ रहा बताइए। चेक करो So आंसर। -100. हाँ वेरी गुड। तो आंसर आपका आ रहा -100 और इसका यूनिट हो जाएगा, ऊपर डी आई है यानी एम्पियर है तो यूनिट हो गया एम्पियर, और नीचे dt है मतलब सेकंड है, टाइम है, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर सेकंड, -100 एम्पियर पर सेकंड। बाजू में लिखो आंसर, पहला पूछा था आई, निकाल लिया, दूसरा पूछा डी आई बाई डी टी, निकाल लिया, अब तीसरा पूछा है वापिस से सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ करंट। तो आपने बेटा जहां पे इक्वेशन मार्क किया है ना, डी आई बाई डी टी ऑफ टी इक्वल्स टू -1/RC, उसको इक्वेशन 2 मार्क करो। किसको मार्क करना है, 2, जहां आपने लिखा है डी आई बाई डी टी ऑफ टी इक्वल्स टू -1/RC इंटू आई ऑफ टी,
इसको इक्वेशन 2 मार्क करो। अब लिखो नीचे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू t, differentiating equation 2 with respect to t, we get तो आपको रेडीमेड मिल गया। राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है डी आई बाई डी टी, इसको फिर से t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ करंट। वी गेट नीचे लिखो डी टू आई ऑफ टी बाई डी टी स्क्वायर, डी टू आई ऑफ टी बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन बाई आर सी डॉट फिर क्या बचा आई ऑफ टी, तो आई ऑफ टी का डिफरेंशिएशन डी आई ऑफ टी बाई डी टी डॉट डी आई ऑफ टी बाई डी टी। नेक्स्ट लाइन लिखिए एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस, एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर ऑफ 0 प्लस t की जगह 0 प्लस इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1000 इंटू 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इंटू डी आई बाई डी टी ऑफ 0 प्लस, और डी आई बाई डी टी ऑफ 0 प्लस की वैल्यू ऊपर में निकाली है, अभी अभी निकाली है हमने माइनस 100। माइनस 100 निकाल के बताओ बेटा कितना आ रहा है। कितना आ रहा बताइए। 1 into 10 to the power 5. 1 इंटू 10 टू पावर 5 माइनस के साथ कि प्लस के साथ? प्लस के साथ। The plus. वेरी गुड क्योंकि ऊपर में वैल्यू आई थी माइनस 100 और नीचे भी एक बार माइनस आया तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस। वेरी गुड करेक्ट आंसर है प्लस 10 टू पावर 5। 1 इंटू 10 टू पावर 5 भी वही हो गया बेटा, क्योंकि 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसमें डाइवर्स हो जाता है। 10 टू पावर 5 इसका यूनिट देखो अलग है, यूनिट क्या होगा एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे dt स्क्वायर है। बहुत बच्चे डेरिवेटिव को लिखना सही से नहीं जानते, बोलते हैं सर डी स्क्वायर आई बाई, तो उसका वो आई का डेरिवेटिव नहीं है, वो डिफरेंशिएशन का स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, तो यूनिट हो गया आपका एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ये सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, और उसके बाद हम लोग 5-7 न्यूमेरिकल लेंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड। उसके बाद अब आपको आंसर करना है बेटा। द बॉल इज इन योर कोर्ट, मूव फास्ट, प्लीज ड्रॉ द प्रॉब्लम, write the problem statement and draw the picture। हाँ पहले बिफोर गोइंग टू दैट पहले प्रॉब्लम में किसी को कुछ पूछना है? एनीवन एनी काइंड ऑफ योर कॉन्सेप्चुअल डाउट? नो वन, सो लेट्स प्रोसीड। ड्रॉ कर लिए?
अरे अकरम साहब, मेरे को एक नेटवर्क की बुक अभी आप दे दो। नेटवर्क की बुक दे दो जिसमें इनिशियल कंडीशन में कुछ है क्या? So let's begin. Yes, sir. तो स्टार्ट कीजिए। पहला क्या है? कैसे स्टार्ट करना है बताइए बेटा। एट t इक्वल्स टू 0 माइनस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। 0 माइनस पे क्या होगा? Open. Very good. Continue. तो एट t इक्वल्स टू 0 माइनस ब्रैकेट में स्विच वाज ओपन कॉमा स्टेडी स्टेट। सर्किट ड्रॉ करो एज पर द गिवन डायग्राम। तो एक वोल्टेज सोर्स आएगा, स्विच तो आपका ओपन है, रेजिस्टेंस एज इट इज। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट? एनीवन? Short circuit. वेरी गुड, वेरी गुड, शॉर्ट सर्किट। तो वहां शॉर्ट सर्किट बनाएंगे, उसके बाजू नीचे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का, उसका इंडक्टर कैपेसिटर का हमेशा देखना नेचर अपोजिट रहता है। तो कैपेसिटर है ओपन सर्किटेड, सर्किट क्लोज करेंगे, अंदर मार्क करेंगे करंट आई ऑफ टी। बगल में क्या लिखो बेटा? यहाँ आर भी है, एल भी है, सी भी है, तीनों भी है। तो ये कंप्लीट प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ ब्रैकेट में लिखो, बाजू में सर्किट बन गया होगा, तो आई एल ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस VC ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस। और अलग से आई ऑफ टी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में सब में करंट क्या होगा बेटा? सेम होगा। तो जो भी Same. इंडक्टर का करंट है वही रजिस्टर करंट रहेगा, वही सर्किट का करंट रहेगा। तो अब बताइए कि सर्किट ओपन है कि क्लोज है? ओपन। ओपन है, तो करंट की Open. वैल्यू 0। एकदम बिंदास डालो कॉन्फिडेंस से। द करंट आई एल ऑफ 0 माइनस इक्वल टू 0। और जब करंट साहब 0 है, तो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द कैपेसिटर? इट इज स्टिल अनचार्ज्ड। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज आल्सो 0। सो VC ऑफ 0 माइनस इक्वल टू 0। नाउ मूव टू द सेकंड कंडीशन। एट t इक्वल टू 0 प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज किया है। इसका मतलब 0 प्लस पे भी अभी क्लोज्ड ही रहेगा। तो स्विच इज क्लोज्ड कॉमा इनिशियल कंडीशन। नाउ ड्रॉ द सर्किट अगेन।
चलिए बताइए सेकंड करंट में क्या करना है बेटा। यस, सोर्स स्विच क्लोज्ड, रजिस्टर इंडक्टर ओपन सर्किटेड, कैपेसिटर शॉर्ट, सॉरी हाँ इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड। तो अब बताइए सर्किट ओपन है कि क्लोज है? ओपन है। ओपन है, तो करंट फिर से होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। तो IL of 0 plus equals to IL of 0 plus equals to 0। वेरी गुड। 0। नेक्स्ट, और फिर करंट ही नहीं गया क्योंकि सर्किट तो ओपन है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। VC of 0 plus equals to 0। हो गए। अब देखो इस कंडीशन में आपने दोनों मैच हो गया बेटा। IL of 0 minus equals to IL of 0 plus और VC of 0 minus equals to VC of 0 plus। पिछली बार करंट मैच नहीं हुआ था, लेकिन एक्चुअली मैच हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां इंडक्टर नहीं था। तो वहां भी दोनों कंडीशन मैच हुई थी, यहाँ भी कंडीशन। तो जहां पे अगर इंडक्टर है या कैपेसिटर है ना, उसके इनिशियल कंडीशन मैच होने चाहिए। और आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने कभी मैच नहीं कराया कि ऊपर जो है बेटा वो नीचे लिखो। मैंने आपसे सर्किट बनाया और आपको पूछा, देखने को बताया कि सर्किट ओपन है क्लोज है, निकल सकता है क्या। यू हैव रिप्लाइड। तो बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, ना कि हमने लिख देना है। नेक्स्ट कंडीशन, तो बेटा यहाँ आई ऑफ 0 प्लस बोला है, आई di/dt d2i/dt2। तो आई ऑफ 0 प्लस आपका निकल गया है, तो वहां जीरो के बगल में ANS आंसर लिख दो। जो जो चीजें हमारे को पूछी जाती है उसको हम जनरली ब्लॉक में लिख देते हैं, या उसके सामने अंडरलाइन करके आंसर लिख दिया। सेकेंड, अब इस सर्किट में फिर से क्या करना पड़ेगा? KVL, तभी हमारे को डेरिवेटिव ऑफ करंट मिलेंगे। लिखो एट t greater than 0, कॉमा अप्लाइंग KVL। at t greater than 0 applying KVL। सर्किट क्लोज के साथ बनाएंगे, सर्किट को क्लोज करेंगे और पूरे एलिमेंट वैसे ही रखेंगे। लिखो KVL क्या लिखेंगे, कौन कोई बताएगा? मैं ही बोलूं? लिखो, मैं बोलता हूं एक बार। V माइनस, सर्किट बन के हो गया ना बेटा? हेलो, यस सर। हाँ तो लिखिए V Yes, sir. माइनस R डॉट I ऑफ t माइनस इंडक्टर का वोल्टेज L डॉट di ऑफ t बाई dt, di ऑफ t बाई dt माइनस कैपेसिटर भी है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज 1/c इंटीग्रेशन 0 to t I ऑफ t dt। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले सर्किट में बेटा di/dt कहीं दिख रहा है? क्योंकि हमको नो क्या फर्स्ट सर। डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ करंट निकालना है। तो करेक्ट बोला, di/dt दिख रहा है सर। तो अगर जब di/dt हमको दिख रहा है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करने की गरज नहीं है, क्योंकि एक बार तो हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, पिछले वाले इक्वेशन में था ही नहीं। तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किए, फिर सेकंड डेरिवेटिव किए, तो यहाँ डिफरेंशियल की जरूरत ही नहीं है। तो फटाफट खाली इक्वेशन को अरेंज करो और वहां से di/dt निकालो। इतना आप करेंगे कि मेरे को बोलना पड़ेगा? वहां इक्वेशन से di/dt
ऑफ जीरो प्लस, मतलब di/dt वाला टर्म कौन सा है, माइनस एल di/dt, उसको उस साइड भेज दो, अपोजिट साइड, बाकी सबको इस साइड छोड़ देंगे और सॉल्व करके यहाँ से केवल मेरे को di/dt ऑफ जीरो प्लस की वैल्यूज बताइए। आपके पास 2 मिनट का समय है। चलिए, क्या आंसर क्या आंसर है बेटा? हेलो, 10 सर, 10। 10 करेक्ट आंसर है, 10 एम्पियर पर सेकेंड। वेरी गुड। तो देखो डिफिकल्टी है बेटा, यहाँ सॉल्व किया हुआ है, यानी जानबूझ के सॉल्यूशन आपके सामने नहीं रखता, खुद मैं भी नहीं आपके सामने ये कर रहा हूँ ताकि आप खुद से सॉल्व कर सको, वरना वो देख के कॉपी पेस्ट का कोई मतलब नहीं है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। वेरी गुड, 10 एम्पियर पर सेकेंड। सेकेंड आपका क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ करंट। तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ करंट बेटा क्या है? पहला जो इक्वेशन आपने लिखा है ना, उसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो, और अभी इक्वेशन 2 बीच में मार्क करो। कहाँ पे? जहां पे आपने निकाला होगा एक फाइनाइट वैल्यू, di/dt ऑफ t इक्वल्स टू सर्टेन, कुछ समथिंग आपने लिखा होगा वहां पे।
वो वाली इक्वेशन को 2 मार्क करो, सो दैट कि डी आई बाई डी टू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा डेरिवेटिव के लिए। और नाउ राइट डाउन कि नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट सेकेंड डिफरेंशिएशन करके आंसर बताओ निकाल के। केवीएल इक्वेशन मैंने सबको लिख के दिया है बेटा, जो इक्वेशन लिखा है वहीं से आप लोगों ने ये आंसर निकाला है पहला, डी आई बाई डी टी ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू 10 एम्पियर पर सेकेंड। बस इसी इक्वेशन को एक बार और डेरिवेट करना है, आपको सेकेंड डेरिवेटिव मिलेगा। आया क्या सेकंड का? 100 एम्पियर पर सेकंड -100 -100। ध्यान देना साइन पे, यस सर। -100 है बेटा इस बार। कितने लोगों का आया अभी? 2 ही 3 लोगों ने वो आंसर किए। हेलो, Yes, sir. यस सर। यस सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, स्क्रीन हैंग कर गई। नहीं सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बजाय अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। ओके सर। आप
तो वहाँ पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा कुछ और नोट्स में अपने इन्हांस करेंगे. विल राइट फ्यू मोर थिंग्स एंड कुछ और क्वेश्चन हमने को लेना है. एक्चुअली जो चैप्टर मैंने लिया है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो मैं अगले क्लास में भी इसको कंटिन्यू करूँगा और यहाँ से कुछ और हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे. क्योंकि एट द बिगिनिंग ही बताया कि यहाँ दो टाइप की चीज़ें हैं. एक है कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इनिशियल को काउंटर करेंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो लैपलस इस डोमेन जहाँ सॉल्यूशन निकालना है उसके लेकर के आएंगे. तो वहां से हमको ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है ना, इसी तरीके से सॉल्व करके पहले क्या करना है कि एक इक्वेशन लिखना है, उसको इस डोमेन में कन्वर्ट करना है, वापस से लैपलस इनवर्स लेकर के टी डोमेन में लेके आना है, ऐसा सॉल्यूशन निकालना है. तो ये भी हम लोग सीखेंगे एक दो प्रॉब्लम बना करके. फिलहाल हमने बेसिक सीख लिया है हाउ टू अप्लाई. तो मैं चाहता हूँ कि एक दो न्यूमेरिकल्स कम से कम छोटे गेट लेवल के आप सॉल्व करो और आपको थोड़ा आइडिया है. ऐसा कुछ नहीं कि गेट में कुछ अलग से क्वेश्चन आता है. मैं छोटा सा एक आधा नोट्स जो है टाइम कांस्टेंट के रिगार्डिंग आपको लिखा देना चाहता हूँ, तो आपकी मदद हो जाएगी. राइट डाउन. ये जहाँ प्रॉब्लम खत्म हुआ है ना उसके नीचे कहीं लिखो, नोट्स डाल के लिखना. फॉर आरएल सर्किट, कॉमा नेक्स्ट लाइन लिखो. देन सॉरी ये कॉमा करके उसी लाइन में लिखो बेटा, उसी लाइन में. और आरएल सर्किट कॉमा द नेचुरल रिस्पॉन्स इज गिवन बाय next line I of t equals to I naught dot e is exponential e मतलब small e raised to power minus t by tau. tau का सिंबल पता है, t तरीके रहता है. ट्रांसमिटिविटी के लिए भी सिंबल यूज करते हैं टाउ. तो आपने लिखा I of t equals to I naught e raised to power minus t small t upon tau, where tau equals to L by R, that is circuit constant for RL circuit. Next line. For RC circuit, the natural response is given by V of t equals to V naught dot e raised to power minus t by tau. V naught dot e raised to power minus t by tau, where tau equals to RC, कॉमा करके लिख लो, is the time constant for RC network. तो अब ये बताइए RL नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट कितना रहेगा बेटा? L by R. ठीक है. और RC का RC रहता है, टाउ इक्वल्स टू RC रहता है. करेक्ट है. इसमें अब ये बोलो सर अगर RC सर्किट दिया है, 2 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, या एक रेजिस्टेंस है 2 कैपेसिटर है, तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि एक रेजिस्टेंस 2 कैपेसिटर, दिस विल बी आल्सो ट्रीटेड एज द RC नेटवर्क. यस और नो? तो वहां पे हमको R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट निकालना है. तो नीचे में लिख लो, इसी लाइन के नीचे में वहां जो लिखा है ना टाइम कांस्टेंट फॉर RC नेटवर्क, उसके नीचे लिख लो, ब्रैकेट में लिखो, for more complex RC network, tau equals to R equivalent REQV dot C equivalent. मतलब आपका नेचर चेंज नहीं हो रहा है, RC का हमेशा टाइम कांस्टेंट RC रहेगा.
लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो उसका आप दोनों की इक्विवेलेंट ले लो। अगर एक ही है तो आर डॉट सी इक्विवेलेंट या आर इक्विवेलेंट डॉट सी, नेचर यही रहेगा। ऊपर में बेटा एक लाइन एडजस्ट कर लो आप लोग कहीं, जो ऊपर लिखा है ना टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल्स टू एल बाई आर, तो यहाँ पे भी सपोज अगर मल्टीपल एल मल्टीपल आर है तो लिख लो फॉर कॉम्प्लेक्स एल आर नेटवर्क आर एल नेटवर्क, फॉर कॉम्प्लेक्स आर एल नेटवर्क complex RL network tau equals to L equivalent upon R equivalent, L equivalent upon R equivalent। करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं एक आधा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये सारे गेट के क्वेश्चन है बेटा, जो मैंने लिया हुआ है, ये पीडीएफ भी पोस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ से देखते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन। ये पेजेस, ये जो पीडीएफ है बेटा, इसमें 5 पेजेस हैं और वो पेजेस ऊपर नीचे थोड़े हो गए तो आपको समझ जाएगा क्वेश्चन नंबर के सीक्वेंस से। जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा दिख रहा है, वो दैट इज स्टार्ट। देखो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम वैसे ही क्वेश्चन लेंगे जो अभी हम लोगों ने जितना सीखा है उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन हम लोग एक लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मार्क करो, ऐसा ऊपर हेडिंग को दे देना, गेट क्वेश्चंस फ्रॉम गिवन क्वेश्चन बैंक, ऐसा लिख लो। क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन बैंक अगर पूरा सॉल्व करने वाले हैं तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या है ये पूरा लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 3, आप खुद से 3 देखो बेटा और बताओ। मैं थोड़ा क्वेश्चन केवल एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्या दिया हुआ है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर इज। तो यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, एक स्विच है जो कि क्लोज दिख रहा है, 2 रेजिस्टेंस है आर 2R और उसके पैरेलल में सी है। तो यहाँ कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 2RC 3RC RC/2 2RC/3, ऐसा कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एनी आइडिया? हेलो, ये सर्किट ड्रॉ करो बेटा, सर्किट ड्रॉ करो, केवल क्वेश्चन लिखो, इसके आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। तो निधि बताओ ये कौन सा सर्किट है बेटा, आरसी सर्किट है आरएल सर्किट है? निधि सिंगाड़े। सर आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला बता दो। आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट या आरसी सिंपल? यस सर। करेक्ट है। तो क्योंकि इसलिए यस क्योंकि सर। 2 रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट डॉट सी। तो हमको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालते हैं, ये थेवेनिन्स थ्योरम जो आप लोगों ने निकाले थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंपीडेंस अक्रॉस द सोर्स, तो हम लोग वो निकालते समय क्या करते थे, व्हाट इज द यूजुअल प्रैक्टिस, थेवेनिन इक्विवेलेंस वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंस इंपीडेंस, और नॉर्टन में भी ऐसा ही करते थे। यानी सर्किट का इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना है, वी डोंट हैव टू कंसीडर द सोर्स। तो सिंपल है कि अगर सोर्सेज हैं तो आपको सोर्सेज को सिंपली रिमूव करना है और उसके बाद बचे हुए पोर्शन का क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। करेक्ट है। यस सर। लिखो सॉल्यूशन में, लिखो पहले, फॉर द गिवन आरसी नेटवर्क the time constant is R equivalent, time constant tau equals to, time constant tau equals to R equivalent dot C, R equivalent dot C। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नाउ to determine the equivalent impedance of given network, to determine the equivalent impedance of the given network, तो हमको बेटा पहले क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है।
करेक्ट है। तो आर इक्विवेलेंट में अगर आप किस साइड से देख रहे हो, आप देख रहे हो जहां सोर्स है वो सोर्स के ऊपर और नीचे, यानी जो वोल्टेज सोर्स है वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं और वहां पे हम लोग लिख देते हैं आर इक्विवेलेंट, क्योंकि सी तो हमको अलग से चाहिए ना बेटा, सी तो एक ही है, तो सी इक्विवेलेंट की जरूरत है क्या हमको? सी इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं है ना, हमको तो केवल आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप एक सर्किट बनाओ, उस सर्किट में क्या बनाएंगे बेटा, 10 वोल्ट को रिमूव कर दो, ठीक है, उसके बाद एक आर बनाओ, एक 2R बनाओ, और फिर सी को रहने दो, क्योंकि सी तो हमको ऑलरेडी फॉर्मूले में है ना, एक ही सी है। इट डजेंट मैटर कि वेदर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज और वेदर इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट विल ऑलवेज कम बाय आर सी। तो सी की भी जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज इन द सर्किट, हम जहाँ जो टर्मिनल बनाया, टर्मिनल में एक आर और 2R, और उसके आगे केवल नेटवर्क इंक्रीज कर देना, मतलब सी के प्लेस तक, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ाएंगे नहीं तो क्या दिखेगा पता है क्या, वो दिखेंगे सर आर और 2R तो सीरीज में है, लेकिन आर और 2R सीरीज में है बेटा कि पैरेलल में है, पैरेलल में। बताइए। यस, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, वहां पे लिखो आर पैरेलल टू आर, आर पैरेलल टू आर इक्वल्स टू आर डॉट 2R अपॉन आर प्लस 2R इक्वल्स टू आर डॉट 2R कितना हो गया, 2R स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 3R, 2R स्क्वायर अपॉन 3R, आर कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2R/3, करेक्ट है। अब नीचे आ जाओ, देयरफॉर यस सर। टाउ इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 2R/3 डॉट सी, तो इक्वल्स टू कितना हो गया ट्वाइस RC/3। ऑप्शन अब चेक करो, ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी, वहां पे आप मार्क कीजिए करेक्ट, वो आंसर अपना तो लिख लियो, उसके नीचे ले करो करेक्ट आंसर इज डी, 2RC/3। नेक्स्ट लो अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं कि कैसा करेंगे, सॉल्व तो करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए नहीं होगा, लिख रहे सर। लिख लो। ऊपर में आपने हेडिंग दिया है ना, फ्रॉम द गेट क्वेश्चन बैंक, यस सब सर। क्वेश्चन गेट क्वेश्चन बैंक से हैं, सब पोस्टेड हैं आपके ग्रुप पे। एक दो क्वेश्चन और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, अपनी क्लास भी थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ ना। और जो बच्चे आज प्रेजेंट है उनको ही अगला क्लास समझेगा बेटा, क्योंकि अगला क्लास जो है नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ दिस क्लास। तो अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। इन द सीरीज आरसी सर्किट शोन इन फिगर, द वोल्टेज अक्रॉस सी starts increasing when the DC source is switched on. Full stop. The rate of increase of voltage across C at the instant just after the switch is closed, that is at t equals to 0 plus, will be. तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 0 इन्फिनिटी RC 1/RC, ये सब ऑप्शंस लिख लो ताकि आपको समझ आए ना कि उसमें से कौन सा लेना है, और सर्किट बनाओ बेटा। तो ये क्वेश्चन हम लोग जो तरीके से अपन ने सॉल्व किया है ना, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे।
हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. तो अभी आपको सॉल्यूशन में मैं एक चीज सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्या निकालना है एक क्लियर रहना बेटा, तो हम लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। बोला है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस सी, तो कैपेसिटर वोल्टेज मतलब डीवी बाई डी टी, करेक्ट। कब निकालना है? एट टी बराबर 0 प्लस पे। नीचे लिखो सॉल्यूशन में डी डी वी ऑफ बाई डी टी ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, डी वी ऑफ डी टी ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब यही हमको निकालना है। समझ गया ना? पहले तो समझ नहीं रहा था क्या है बेटा, कुछ नहीं, यूजुअल प्रैक्टिस कीजिए। क्या बोल रहा है कि जैसे ही स्विच बंद किया तो कैपेसिटर में करंट बढ़ने लगा, तो ये तो कॉमन फेनोमेना है कि स्विच क्लोज करेंगे तो सर्किट में क्या होगा बेटा, करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो अब स्टार्ट कीजिए पहले सॉल्व करना। हम लोग अपने प्रीवियस तरीके से, आप रफ में कहीं सॉल्व करो ना, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं मांग रहा हूँ, रफ में पहले सॉल्व करो। टी बराबर 0 माइनस पे पहले इवेलुएट कर लो, क्योंकि आपको सिचुएशन पता है कि 0 माइनस पे पता चल गया वैल्यू, तो 0 प्लस पे आप बता सकते हो, पता है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होगी। लो फटाफट लो, रफ में लो। 0 माइनस पे क्या होगा, स्विच तो ओपन था, क्योंकि बोल रहा है कि जैसे ही स्विच क्लोज किया गया है, क्वेश्चन में इस फिगर द वोल्टेज अक्रॉस सी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग व्हेन द डीसी सोर्स इज स्विच्ड ऑन। जब सोर्स स्विच ऑन होगा उस समय वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो उसके पहले क्या था, वो नहीं था। एम आई राइट? Yes. तो बताओ कितना होगा बेटा। लेकिन एक्चुअली यहाँ स्विच के बारे में कल दिक्कत क्या है कि स्विच के ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो कि स्विच ओपन था कि स्विच क्लोज था, या आपको एजम्पशन लेना है। डीसी सोर्स अपन ऐसा मान के चल रहे कि डीसी सोर्स था, स्विच ओपन था, तो पहले बेटा क्या होगा, स्विच ओपन था तो कैपेसिटर नहीं था। लेकिन इसलिए अपन प्रीवियस कंडीशन को केवल देखना है, मैप नहीं इसलिए करना है क्योंकि देखो आपका अगर स्विच ही ओपन रहता था बेटा, तो आपका करंट कैपेसिटर में नहीं जाता था, और करंट कैपेसिटर में नहीं जाएगा तो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली क्या लिख दो, कैपेसिटर वोल्टेज 0, कि सर 0 माइनस से पता चल गया सर 0, तो 0 प्लस पे भी 0। लेकिन ये हमसे बहुत स्मार्ट है, इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन में स्विच का जिक्र ही नहीं किया है। तो व्हाट टू डू, तो हम लोग क्या करते, पहले हम लोग कैपेसिटर का के क्रॉस जो डीवी बाई डी टी का इक्वेशन है, ये इक्वेशन पहले लिखते और ढूंढते कि ये क्या है। लेकिन ये बात तो हमको पता चल गई कि 0 माइनस वाले सिचुएशन पे क्या है, वैल्यू क्या है, 0 है, पता चल गई ना। Yes, sir. तो आप साइड में लिख के रख लो VC ऑफ 0 माइनस इक्वल टू 0। चलो सेकंड केस t इक्वल टू 0 प्लस पे बनाओ सर्किट फटाफट। t बराबर 0 प्लस पे सब सर्किट ऐसे ही रहेगा। क्योंकि देखो t बराबर 0 प्लस पे भी आपको वैल्यूज मिलेंगी बेटा। स्विच क्या है, क्लोज्ड है। कैपेसिटर क्या रहेगा इनिशियल कंडीशन में, शॉर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस रहेगा, तो वहां पे सिंपल कुछ करंट फ्लो होगा, ये पता चलेगा। माने आई ऑफ 0 प्लस पे आपको वैल्यू मिल गई करंट की। आई ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू क्या मिला आपको, आई ऑफ 0 प्लस V बाई आर। भी कितना है, 1 बाई आर। नहीं मिला किसी को बेटा। जब स्विच क्लोज्ड है, स्विच क्लोज हो गया, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड हो गया, वहां रेजिस्टेंस R है और यहाँ 1 वोल्ट दिया गया है, तो सर्किट में करंट तो फ्लो होगा ना। तो करंट की वैल्यू आपने तो थोड़ी देर पहले बताई थी, V बाई आर। तो V कितना है, 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज R, तो 1 बाई आर हो गया, ये भी निकल गया आपका। Yes, sir. VC ऑफ 0 Yes, प्लस sir. शॉर्टेड है तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो VC ऑफ 0 माइनस पहले ही पता चल गया था कि 0 है, तो यहाँ भी 0 है। लेकिन आपको VC निकालना ही नहीं है, उसने डायरेक्टली पूछा है dV बाई dt निकालो बॉस। तो अब हमको क्या करना पड़ता है बेटा, डेरिवेटिव निकालने के लिए आइदर KVL लिखना पड़ता है, आइदर KCL लिखना पड़ता है। बराबर है, लिखो अप्लाइंग KVL। KVL क्या होगा, भी लिखो फटाफट लिखो, आंसर आपने करना है, बता मैं रहा हूं। भी माइनस कैपेसिटर का वोल्टेज बताओ, 1 बाई सी इंटीग्रेशन 0 टू t I ऑफ t dt।
बराबर है, माइनस आर डॉट आई ऑफ टी इक्वल टू 0। दिखा क्या बराबर? यस सर। बराबर है। चलो अभी क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। अभी ये ऊपर वाले इक्वेशन में हमको डीवी बाई डी नहीं मिला, बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिफरेंशिएशन के लिए जाएंगे, डिफरेंशिएशन के लिए जाएंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन में जाने के पहले ऊपर में कहीं ये नहीं है ना, डीवी बाई डी नहीं मिला ना? तो आपको एक और ये बता रहा हूँ, यहाँ डिफरेंशिएशन में आपको 2 स्टेप डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तब आएगा। तो मैं आपको बोलता हूँ इससे बेहतर है कि जब एक सोर्स है एक रेजिस्टेंस है तो आप एक और इक्वेशन लिखो, साइड में लिखो, क्योंकि तो आप फुल सॉल्व नहीं कर रहे, लिखो ऑल्सो आई ऑफ टी, करंट अक्रॉस कैपेसिटर का इक्वेशन क्या होता है बेटा, आई ऑफ टी इक्वल्स टू सी डॉट डीवी डीवी बाई डी टी ऑफ टी। लिखे क्या? करंट अक्रॉस Yes, sir. कैपेसिटर इज आई ऑफ टी इक्वल्स टू सी डॉट डीवी बाई डी टी। देखो यहाँ पे डीवी बाई डी टी मिल गया आपको, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो देयरफॉर डीवी बाई डी टी ऑफ टी इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी ऑफ टी इक्वल्स टू सी, वहां से हटाना है तो सी इस साइड आ जाएगा। तो इस साइड में क्या है, आई ऑफ टी अपॉन आर, सॉरी अपॉन सी, आई ऑफ टी अपॉन सी। अब नेक्स्ट लाइन में कब निकालना है बेटा, 0+ पे। और अच्छा हुआ है कि तुमने पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्व किया, 0+ पे तुमने आई ऑफ टी निकाला है। तो लिखो नेक्स्ट स्टेप, एट टी इक्वल टू 0+, एट टी इक्वल टू 0+, एट टी इक्वल टू 0+। नेक्स्ट लाइन, dv by dt of 0+ equals to I of 0+ upon c, I of 0+ upon c equals to I of 0+ तुमने लिया है बेटा, बताओ कितना आया, ऊपर लिखा है तुमने, बताओ। I of 0+ 1 by r 1 by r upon c, तो टोटल C. कितना हो गया, इक्वल्स टू 1 by rc। देखो ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं 1 by r? यस सर, ऑप्शन डी। मेरा जम रहा है क्या फिर? यस सर। तो हमने जो पढ़ा है बेटा वहां से ही हमारा हो रहा है। मैं कुछ जैसे क्वेश्चन 1 2 नहीं लिया, वो अभी आगे सॉल्यूशन वाले हैं। तो जो क्वेश्चन इनिशियल लगा के बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है। तो आपको दिख रहा है ना ये क्वेश्चन इजी है, और हमने जो प्रोसेस फॉलो की है, जिस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट किया है, उस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं और भी प्रॉब्लम। हेलो, यस सर। Yes, sir. तो आज के लिए इतना काफी है कि और एक आधा प्रॉब्लम ले लूं? नेक्स्ट Yes. लेक्चर में काफी है। लेना सर। काफी है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में ले लें, दोनों बात आपने बोली, ठीक है बराबर है। तो हम लोग अगली लेक्चर में लेंगे। आई होप कि जो लोग भी ज्वाइन थे उनको कुछ बेनिफिट हुआ होगा, और एटलीस्ट आप बच्चे सब अगले लेक्चर में रहना, आपको और बेनिफिट होगा बेटा। यहाँ जो पूरे हमारे क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। आई विल मेक यू एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सो ओके, थैंकिंग यू। और थोड़ा सा Thank you, मैं बोल sir. रहा हूँ कि ये जो आपको सीट प्रोवाइड किया है ना आपके इस पे, आप वो सीट बेटा थोड़ा सा एक बार खोल के देखो, उससे कुछ क्वेश्चन बनाना शुरू करो, कि आप अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पता चला आप पहले से ही आंसर निकाल के रेडी हो, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई कैन डू इट। तो ये फिनोमेनन स्टार्ट करने के लिए बेटा आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो 40 क्वेश्चन हमने इतना मेहनत करके 2 घंटे से अपन बकबक कर रहे, तो उसके बाद हमने कितना पोर्शन ले पाए हैं, 5-6 क्वेश्चन ही ले पाए हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अपनी बढ़ाओ, हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।